हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। पिछले 2 दिन से मैं क्लास नहीं ले पाई हूँ बिकॉज सम अर्जेंट वर्क आई कुडंट टेक क्लास। बट अब वापस हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट चैप्टर जो हम कर रहे थे विच इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ पे हमने पार्ट 1 जो लिया था वहाँ पे हमने पूरा डिटेल पढ़ा, पूरा डीएनए के स्ट्रक्चर को समझा और साथ साथ हम एनसीईआरटी भी कवर कर रहे हैं। उसके साथ ही हम रेप्लिकेशन तक पहुंचे थे और उसके आगे का पार्ट आज हम देखने वाले हैं और आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। सबसे पहली बात ये बता दूं कि सेंटर डॉगमा इफेक्ट क्या होता है, जिसमें हमने क्या बोला था, रेप्लिकेशन यानी डीएनए से डीएनए बनता है, देन डीएनए से आरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन होता है और फिर आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन बनता है विच इज ट्रांसलेशन। तो ये सारे स्टेप्स को हम पढ़ रहे हैं। तो अभी सेकंड स्टेप ट्रांसक्रिप्शन को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, यानी कि डीएनए से आरएनए का बनना। एक और चीज समझा देती हूँ यहाँ पे, इसी वक्त अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठिए। हमेशा जो मैं कह रही हूँ कि ये चीजें मस्ट है, हाइलाइटर, स्टिकी नोट्स या फिर आपकी पेंसिल व्हाटएवर, ये सब चीजें साथ में लेके बैठिए, एक नोटबुक, और हम साथ साथ इसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है। मैंने एक और चीज आपको अपडेट दे देती हूँ, मेरी ऐप पे जाइए, वहां पे फ्री मटेरियल जो सेक्शन है ना, वहां पे आप जाकर उसमें प्रॉपर आपको एक फोल्डर बना मिलेगा, नीट 2026 रिवीजन नोट्स या नीट 2026 रिवीजन डीपीपीज। ओके, तो रिवीजन नोट्स में तो जो भी हम यहाँ क्लास में पढ़ रहे हैं वो सारे नोट्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे, और डीपीपीज में डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिल रहे हैं विद आंसर, विद सोल्यूशन, आंसर की के साथ। तो उसे सॉल्व करिए और आंसर की के साथ उसको अच्छे से मैच करिए। डू लेट मी नो इफ यू आर स्टकिंग समवेयर, मुझे बताइए कहाँ आप स्टक हो रहे हैं। चलिए ले लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इट इज दी ट्रांसलेशन। एज आई टोल्ड यू, ट्रांसलेशन यानी कि क्या, डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है, इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टैंड पार्ट लेता है वो टेम्पलेट स्टैंड होता है। तो हमने देखा था कि डीएनए में क्या हो रहे थे, दोनों ही स्टैंड पार्ट ले रहे थे, 3 to 5, 5 to 3, दोनों ही पार्ट ले रहे थे। बट यहां पे क्या होता है, ओनली 1 स्टैंड पार्ट, सिर्फ एक ही स्टैंड यहाँ पे पार्ट लेता है, दूसरा नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, उसका रीजन अभी देख लेते हैं। एक और चीज, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तीनों में ही सिंथेसिस हमेशा 5' to 3' ही होगा। यानी कि इसमें जो स्ट्रैंड पार्ट लेगा वो 3' to 5' वाला ही होगा, तभी तो वो 5 to 3 में डायरेक्शन में सिंथेसिस कर सकता है। यानी कि अब इसका रीजन क्या हो गया, मतलब इस टेम्पलेट स्टैंड को, इस स्टैंड को हम क्या क्या नाम देते हैं वो मैं बता देती हूँ। इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड, इसको हम बोलते हैं एंटी सेंस स्टैंड, एंड इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं नॉन कोडिंग स्टैंड। ध्यान रखना, the stand which take part in rep transcription is called these all। ठीक है, and the stand which does not take part, ये ट्रांसक्रिप्शन पार्ट नहीं लेता है, ये क्या है, it is 5' to 3' direction, it is 3' to 5' direction। तो इसको हम क्या बोलते हैं, this is called sense stand, this is called coding stand। ठीक है ना, है ना डिफरेंट नाम। ऐसा क्यों बोलते हैं इसे कोडिंग स्टैंड, क्योंकि इससे 3' to 5' से इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो बनता है स्ट्रैंड, उसकी जो सीक्वेंस होती है ना, इट इज सिमिलर टू दिस, इस स्टैंड के सिमिलर होती है। कौन से वाले, 5' to 3' वाले डीएनए स्टैंड के। ओनली एंड ओनली डिफरेंस, अब आपको मैं बता दूं, ये चीज आपको पता होगी, आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल मिलेगा। तो अब यहाँ पे जहां जहां थाइमिन है वहां वहां हमें यूरेसिल मिलेगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। बाकी सिमिलर है, इसलिए हम इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। आई बात समझ में। नाउ द रीजन बिहाइंड इट, कि क्यों हम ये एक ही स्टैंड को लेते हैं। पहला रीजन इसके पीछे है कि अगर दोनों स्टैंड पार्ट लेंगे, तो मान लो दोनों स्टैंड पार्ट लेते हैं, उससे दोनों स्टैंड से वापस से वो रिवाइंड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, वापस से रिवाइंड। तो यहाँ पे देखो बता रखा है कि एक डीएनए से मान लो आरएनए बना और दूसरे डीएनए स्टैंड से भी आरएनए, यानी कि दोनों डीएनए से अगर 2 आरएनए स्टैंड बने तो ये क्या कर सकते हैं, ये रिवाइंड हो सकते हैं और आगे का जो फर्दर प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, आगे का ट्रांसलेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। और दूसरा, अगर समहाउ ये दोनों आरएनए स्ट्रैंड ने, दोनों ने अपना अपना क्या बना दिया, प्रोटीन बना दिया, तो यानी कि एक ही जेनेटिक मटेरियल से 2 डिफरेंट एक्सप्रेशन हो रहे हैं, 2 डिफरेंट एक्सप्रेशन हो रहे हैं, 2 तरह के प्रोटीन बन रहे हैं। इट बिकम कॉन्ट्राडिक्टरी, इट बिकम प्रॉब्लमैटिक। तो दैट्स वाई यहां पर एक ही स्टैंड पार्ट लेता है। आप जो इसमें अंडरलाइन आपको करना है ना, वो यहां से कर लेना। यहां मतलब फर्स्ट रीजन ये है
ठीक है, और सेकंड रीजन ये है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चले आगे। नाउ ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की जरूरत होती है, मतलब एक ऐसी जगह जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जिसमें 3 चीजों की जरूरत होती है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर क्या होता है, ये स्टार्ट साइट होती है, आप ऐसे समझो, दिस इज द स्टार्ट साइट। तो क्या होती है, एक कुछ सीक्वेंस की स्टार्ट साइट होती है जहां पे आके पॉलीमरेज आएगा और आरएनए सिंथेसाइज करेगा। स्ट्रक्चरल जीन एक्चुअल सीक्वेंस जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, जिसका क्या होना है, ट्रांसक्रिप्शन होना है। एंड टर्मिनेटर क्या होती है, एंड साइट होती है कि यहां पर जैसे ही ये साइट आएगी ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा, आगे प्रोसीड ही नहीं होगा, वहीं पे ही जितना आरएनए बन गया। तो ये 3 चीजें हमें ये चाहिए होती है। चलिए इसकी पूरी यूनिट को समझ लेते हैं। तो देखिए हमने क्या बताया था, 2 स्ट्रैंड पार्ट होते हैं डीएनए के, मैं डीएनए की बात कर रही हूँ, है ना। तो ये डीएनए का कौन सा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है, और ये कौन सा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ समवेयर हेयर, जो क्या है, इसका स्टार्ट साइट का काम करता है, प्रमोटर का काम करता है। तो लेट्स सी ये क्या है, 1 मिनट। ठीक है, सो दिस इज दी प्रमोटर, और एक यहां पे एंड साइट है विच इज दी टर्मिनेटर। ठीक है, ओके, तो दिस इज दी स्टार्ट साइट एंड दिस इज दी एंड साइट, यानी कि इट इज प्रमोटर। ओके, ध्यान रखना, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखना, ये यूनिट बनाने आता है, बहुत क्वेश्चन आता है इस पे। ओके, एंड बीच का ये जितना भी पार्ट है इट इज स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, ये जितना भी पार्ट है इट इज स्ट्रक्चरल जीन। अब ध्यान क्या देना है वो बता देती हूं। इस वाली को हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, एंड इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, तो ध्यान रखना, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर की जो पोजीशन है ना, इट इज टोल्ड एज पर द कोडिंग स्ट्रैंड। विद रिगार्ड्स टू कोडिंग स्ट्रैंड इसकी लोकेशंस को बताया जाता है। तो अगर मैं कोडिंग स्ट्रैंड का देखूं तो प्रमोटर इज टूवर्ड्स अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम, टूवर्ड्स अपस्ट्रीम 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड की तरफ प्रेजेंट है। टर्मिनेटर क्या है, टूवर्ड्स डाउनस्ट्रीम, नीचे जा रहा है, 3 प्राइम एंड। आ रही बात समझ में। अगर मैंने इसका कोडिंग ऑन टर्मिनेटर को स्विच करा, या तो ये दोनों प्रमोटर और टर्मिनेटर भी स्विच हो जाएंगे, मतलब टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड को अगर मैंने स्विच किया तो इनके प्रमोटर और टर्मिनेटर भी स्विच हो जाएंगे, ये भी स्विच हो जाएंगे आपस में। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ओके, तो ये तो हुआ दिस वन। अब हमें जिस पॉलीमरेज की जरूरत है ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, इससे पहले मैं आपको आरएनए पॉलीमरेज, मैं इससे पहले आपको बता चुकी हूं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या, डीएनए से डीएनए का बनना। ये वाला पॉलीमरेज जो एक डीएनए से आरएनए बनाता है, दैट इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एक और चीज ध्यान रखिए, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट में एक सिंगल पॉलीमरेज ही जो होता है वो क्या करता है, सब टाइप के आरएनए को सिंथेसाइज करता है। आरएनए 3 तरह के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए एंड ये आपका और क्या हो गया, राइबोसोमल और टीआरएनए, यस, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ओके। यूकैरियोट्स के पास 3 तरह के पॉलीमरेज होते हैं, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3, जिसका अपना अपना रोल है सिंथेसिस में। क्या क्या है, पॉलीमरेज 1 क्या सिंथेसाइज करता है, आरआरएनए करता है, जिसमें क्या क्या करता है, 23S आरआरएनए, 5.8S एंड 18S। ठीक है, क्या क्या करता है, 23S आरआरएनए, 5.8S एंड 18S। एक मिनट, 28S आरएनए।
सॉरी 28S RNA, 5.8S एंड 18S, ठीक है। पॉलीमरेज 2 क्या करता है, इट इज सिंथेसाइजिंग HNRNA, जो बाद में जाकर क्या बनाता है, mRNA बनाता है। और पॉलीमरेज 3 क्या करता है, tRNA तो सिंथेसाइज करता है, ऊपर उसका 5S RNA भी ये सिंथेसाइज करता है, एंड एक और स्मॉल न्यूक्लियर RNA। एंड एक और चीज ध्यान रखना, HNRNA को हम बोलते हैं हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। समझ में आया? तो ये 3 तरह के RNA हैं पॉलीमरेज जो अलग अलग तरह के RNA को सिंथेसाइज करते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे बात करते हैं, वही सब यहाँ पे बोल रहे हैं जो हमने यहाँ पे बात करी। एक और चीज जो अभी जस्ट मैंने बताया कि मान लो टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस ये है, अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज करती हूँ, तो ए की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर सी, फिर जी, यू ए सी जी, यू ए सी जी, लाइक दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस। ये क्या है, इसका RNA है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड जो पार्ट नहीं ले रहा है रेप्लिकेशन में, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन में, उसका भी सीक्वेंस ये है, ओनली यू की जगह टी है, बाकी ए सेम है, सी सेम है, जी सेम है, यू की जगह टी, ए सी जी, दैट्स व्हाई इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो अगर मुझे कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंस बताए जाए तो क्या मैं आरएनए के सीक्वेंस बता सकती हूँ? यस, मैं आरएनए की सीक्वेंस बता सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चले आगे, नाउ लेट्स गो। ओके, नेक्स्ट ये वाला पार्ट मैं चाहती हूं कि हम रीड करें ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए, तो प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। समझ आ रही है ना अभी लाइन मैं जो बता रही थी। इट इज द डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट अलाउ आल्सो डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। इसी तरह से बताते हैं, जहां प्रमोटर जिस तरफ है उसी हिसाब से हम टेम्पलेट कोडिंग स्ट्रैंड को बताएंगे। वो बोल रहा है बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कुड बी रिवर्स, डिफरेंट हो जाएगी। हाँ, मैंने क्या बोला कि प्रमोटर टर्मिनेटर को स्विच करेंगे तो कोडिंग और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड की डेफिनेशन डिफरेंट हो जाएगी। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड इट यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। There are additional regulatory sequences that may be present further upstream or downstream to the promoter. Some of the property of these sequences shall be discussed while dealing with the regulation of gene expression. उसकी बात करेंगे, वहां पे आगे बात करेंगे, ठीक है। अब वो बोल रहा है, ये वाला पैराग्राफ भी मैं चाहती हूँ आप रीड करें, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है एज इट इज सेंटेंस को उठाकर, ठीक है। तो वो क्या क्या कह रहा है, जीन को क्या बोलते हैं, व्हाट इज जीन। तो जीन का मतलब आप क्या बोलते हैं कि एक फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जनरली हम ये डेफिनेशन देते हैं। दो देयर इज नो एम्बिग्विटी दैट द जीन आर लोकेटेड ऑन डीएनए, इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। कैसे क्या डिफाइन करें, तो वो क्या बोल रहा है, द डीएनए सीक्वेंस विच कोड फॉर, याद रखना डेफिनेटली एक क्वेश्चन बन सकता है ये नीट का, आई एम एश्योरिंग यू। द डीएनए सीक्वेंस विच इज कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन अ जीन। आपको पूछ सकते हैं जीन किससे बोल रहे हैं, तो उसमें एक सेंटेंस ये डाल दिया, दूसरा स्टेटमेंट कोई दूसरा बोल दिया। तो क्या हो रहा है, जो डीएनए सीक्वेंस है जो क्या टीआरएनए और आरआरएनए को कोड करते हैं उनको हम जीन बोलते हैं। However, by defining a cistron हम किसे कहते हैं, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, यानी कि एमआरएनए जो सिंथेसाइज कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में तो आरएनए इसी से ही बन रहा है। तो फिलहाल हम एमआरएनए नहीं, यहाँ पे सीधा बोलते हैं कि अगर वो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज कर सकता है तो उसको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। और जीन किसे बोलते हैं, जहां पे टीआरएनए और आरआरएनए की बात की जा रही है, ठीक है। द स्ट्रक्चरल जीन
इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड अ मोनोसिस्ट्रॉनिक मोस्टली यूकैरियोट में होता है, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, अब ये मोनो और पॉली का क्या फंडा है? देखो, अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो यहाँ पे कैसे पूरा प्रेजेंट होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक, यानी कि सिस्ट्रॉन होते हैं। सिस्ट्रॉन को ही यहाँ पे एक्सोन भी कंसिडर करते हैं। बीच बीच में कुछ ऐसी सीक्वेंस भी होती है जो क्या होती है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है। क्या होती है ये? नॉन कोडिंग, यानी कि एक्सप्रेस नहीं होती है, यानी कोई पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज नहीं करेगी। तो हर सिस्ट्रॉन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली सिस्ट्रॉन बोल रहे हैं उसको, राइट, एंड इसको हम बोलते हैं इंट्रॉन। तो हर एक्सोन बीच बीच में इंट्रॉन से इंटरप्टेड होता है। तो हर सिस्ट्रॉन जो है वो क्या है? सेपरेट सेपरेट है, सेपरेट सेपरेट है। इसको ऐसे ध्यान में रखो, ये तरीका मैं जनरली बता रही हूँ। सेपरेट सेपरेट है, अलग अलग है। तो इसलिए यूकैरियोट्स में कैसा होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। याद रहेगा ना, अलग 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 है, मोनोसिस्ट्रॉनिक है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जबकि प्रोकैरियोट्स में कैसा है? प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या है? सारे एक्सोन से साथ साथ है, कोई इंट्रॉन नहीं है, कोई इंट्रॉन नहीं है। तो ये क्या है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ये बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। वो कह रहा है इन यूकैरियोट द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, द जीन इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट, द कोडिंग सीक्वेंस और द एक्सप्रेस सीक्वेंस को हमने एक्सोन बोल दिया। ओके, सो एक्सोन आर सेड टू बी दो सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर प्रोसेस आरएनए। तीन डेफिनेशन हो गई, तीन डेफिनेशन। जीन किसको बोलते हैं? ऐसी डीएनए की सीक्वेंस जो टीआरएनए और आरएनए बनाते हैं। सिस्ट्रॉन किसको बोलते हैं? ऐसी सीक्वेंस जो एक्सप्रेस होती है पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में। एक्सोन किसको बोलते हैं? ऐसी डीएनए की सीक्वेंस जो क्या बनाती है, जो एक्सप्रेस होती है आपकी क्या? मैच्योर और प्रोसेस आरएनए में। ध्यान रखना, एचएनआरएनए नहीं बोल सकते आप। मैं आपको फंडा क्लियर कर रही हूँ, एकदम बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन भर के आते हैं। तो क्या रखना? मैच्योर आरएनए में जो सीक्वेंस होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। द एक्सोन आर इंटरप्रेटेड बाय इंट्रॉन, इंट्रॉन इंटरवीनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर प्रोसेस आरएनए। इसलिए मुझे मेंशन करने की जरूरत है कि मैच्योर आरएनए जो है उसमें हम क्या बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। इंट्रॉन, यस, द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करती है कि भाई हम डीएनए की कौन सी सीक्वेंस को जीन बोले, कोडिंग वाली को, नॉन कोडिंग वाली को, पूरी को बोले, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता है। Inheritance of a character is also affected by promoter and regulatory sequence of structural genes. Hence, sometimes the regulatory sequence are loosely defined as a regulatory gene, even though these sequences do not code for any RNA or protein. ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं, अलग अलग पॉलीमरेज अलग अलग तरह का आरएनए बनाता है, मैंने बताया, बट प्रोसेस सबको सेम ही है। प्रोकैरियोट्स में तो हालांकि एक ही पॉलीमरेज जो है वो तीनों तरह के आरएनए को सिंथेसाइज करते हैं। ये आरएनए के प्रोसेस 3 स्टेप में होते हैं, मतलब या फिर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो 3 स्टेप में कवर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बोर्ड की बात करूं वहां पे क्वेश्चन फ्रेम होता है। पहला स्टेप होता है विच इज कॉल्ड द इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं इलोंगेशन, एंड थर्ड स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन, ठीक है, ओके। अब क्या होता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आता है, आ तो गया, बट उसको समझ नहीं आ रहा भाई मैं डीएनए पे कहां से शुरुआत करूं, कहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करूं। ढूंढ रहा है ढूंढ रहा है ढूंढ रहा है, एक आया फैक्टर, वो पकड़ के उसको लेके गया और एक जगह जाके बिठा दिया कि दिमाग मत लगाओ ज्यादा, बस यहीं से शुरू कर लो। ऐसे ही बच्चों, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो पढ़ा रही हूं उसको पढ़ लो। मैं आपको गारंटी दे रही हूं आपका नीट पक्का है, बट जो पढ़ा रही हूं ना उसे अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। जो नहीं आ रहा उसे पूछ लो, पूछोगे नहीं तो डाउट के डाउट रह जाएंगे, ठीक है। विश्वास रखो, एक बार ट्रस्ट करके दिखाओ, फिर देखो मैं आपको कहां से कहां लेके जाती हूँ। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एक आया और वो कहता है मुझ पे ट्रस्ट रखो, मैं तुम्हें देखो सही जगह लेके जाऊंगा। उठाया और उसको एक स्टार्ट साइड पे लेके बैठा दिया कि यहां से स्टार्ट कर दो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए बना दिया।
बना दिया उसने, ठीक है, इनिशिएशन हो गया। अब बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा भैया स्टॉप कहाँ करना है, कोई तो आके बताओ कहाँ स्टॉप करना है। तो उसको एक दूसरा फैक्टर आएगा, वो बोलेगा वेट मैं तुम्हें बताता हूँ, वो उसको बता देगा कि यहाँ पे आके स्टॉप कर दो, ठीक है। जैसे ही वो आएगा वहीं पे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। तो बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज को नहीं पता कि कहाँ स्टार्ट करना है कहाँ स्टॉप करना है, उसको बताने के लिए कुछ फैक्टर आते हैं। तो यहाँ पे जो फैक्टर होता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। ये आता है आरएनए पॉलीमरेज के पास और उसको उठा के पकड़ के देखो लेकर जा रहा है। तो यहाँ पे देखो आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक सिग्मा फैक्टर बाइंड हो गया, वो उसको पकड़ के लेके गया और बीच में कहीं पे जहां पे भी स्टार्ट करना है ना वहां पे लेके गया। वहां के हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, ये देख रहे हो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए और वहां पे आके ये वाला पूरा आरएनए पॉलीमरेज सेट हो गया, ठीक है। वहां पे एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है एंड फिर उसके बाद यहां से सो कैन यू सी दिस नेसेंट आरएनए, कैन यू सी दिस नेसेंट आरएनए, इसको हम बोलते हैं नेसेंट आरएनए जो बनता जा रहा है, नेसेंट आरएनए जो बनता जा रहा है। इट कुड बी टीआरएनए, इट कुड बी आरआरएनए और एचएनआरएनए, फिलहाल हम एचएन बोलेंगे, ठीक है। तो ये बनता जा रहा है। उसके बाद सिग्मा फैक्टर वो चला गया, उसका काम बस इतना है, उसको पकड़ के बस इनिशिएट कराना है, आगे उसके साथ चलना नहीं है। चला गया, आगे गया, आगे सिंथेसाइज करते 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 जब वो एंड में पहुंचा तो वहां पे एक आया और दूसरा फैक्टर जिसका नाम है रो फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं रो फैक्टर। ये आया और आके उसको पकड़ के अपने साथ ले गया कि चल भाई हो गया हमारा काम खत्म, ठीक है। तो वो उसको ले गया वहां से पकड़कर और जैसे ही वो उस पे अटैच होता है, ध्यान रखना, जैसे ही रो फैक्टर इसके साथ अटैच होता है सब चीजें डिसोसिएट हो जाती है। नेसेंट आरएनए अलग हो गया, आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गया, पूरा ये डीएनए का सीक्वेंस जो है ये अलग हो गया, सब चीजें डिसोसिएट हो गई और एट लास्ट हमारे पास ये आरएनए मिल गया। क्या मिल गया? आरएनए मिल गया। तो ये तो है ना बात हो गई एक तरह से प्रोकैरियोट की, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं और इस तरह से टर्मिनेशन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो वही सब बात बोल रहा है, वो इनिशिएशन फैक्टर का रोल है, टर्मिनेशन रो फैक्टर का रोल है, ठीक है। अच्छा अब मैं बात कर रही हूँ जो एचएनआरएनए बनता है, जो एचएनआरएनए बनता है, ठीक है, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। एक मिनट, इसका क्या इन्होंने यहाँ पे नहीं बता रखा, ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। तो एचएनआरएनए जो बनता है, अब क्या होता है, ये अभी मैच्योर आरएनए नहीं है, इसको प्रोसेस होने की जरूरत है, ओके। अब मुझे एक बात बताएंगे आपको पता है या नहीं, आप मुझे एक बात बताएंगे क्या कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहां पर हो रहा है? देखो दिस इज द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है आपका रेप्लिकेशन होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन होता है। बट ट्रांसलेशन कहां होता है? ट्रांसलेशन होता है हमारे साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में होता है। यानी कि वॉट एवर वी हैव मेड, यानी कि जो यहाँ पे आरएनए ये बना, इस आरएनए को आना पड़ेगा न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में और तब जाके वो प्रोसेस होगा। एक तो चीज ये ध्यान रखना, वो बाहर आता है तो एचएनआरएनए जो है वो बाहर आता है, इसका प्रोसेसिंग होता है, काट छाट होती है और उसके बाद ये एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद ये क्या होता है एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। बट प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती है ना, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, तो वहां पे हैंड टू हैंड ही ट्रांसलेशन में शुरू हो जाता है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की कोई नीड ही नहीं है। तो यानी कि ये काम कहाँ हो रहा है? यूकैरियोट्स में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? यूकैरियोट्स में बोल रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन में दो कॉम्प्लेक्सिटी है। पहली कॉम्प्लेक्सिटी में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भाई प्रोकैरियोट में तो एक ही आरएनए सब कुछ बना रहा है, बट यूकैरियोट में पॉलीमरेज 1 जो हम लिख चुके हैं आरआरएनए बनाता है, जिसमें 28S 18S एंड 5.8S है, ठीक है ना। हमने भी यही लिखा है ना, रॉन्ग तो नहीं लिखा है ना? यस, टीचर कैन ऑल्सो बी रॉन्ग, मतलब आपको गड़बड़ हो सकती है टीचर से भी, ठीक है। तो इसलिए जस्ट क्रॉस चेक करने में कोई गड़बड़ नहीं है। यस, और पॉलीमरेज 3 जो बना रहा है tRNA, 5S rRNA एंड SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNA एंड RNA पॉलीमरेज 2 जो बना रहा है वो हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA बना रहा है। हमने यही बताया ना, एक मिनट लेट मी चेक, हाँ ठीक है, ओके। तो ये एक्चुअली ना इम्पोर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मैं बार बार उसको क्रॉस चेक करूँ कि भाई रॉन्ग नहीं हो जाना चाहिए। चलिए, तो अब इसमें 3 स्टेप में इसकी प्रोसेसिंग होती है। पहले स्टेप को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग, दूसरे स्टेप को हम बोलते हैं पॉली ए टेल या पॉलीमराइजेशन,
और तीसरे स्टेप को हम बोलते हैं सॉरी दूसरे स्टेप को हम बोलते हैं कैपिंग एंड तीसरे स्टेप को हम बोलते हैं टेलिंग। क्या होता है देख लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। देखो क्या हो रहा है, अब जो हमारे पास एक्शन आरएनए मिला उसमें एक्सोन और इंट्रॉन दोनों है एंड वी डोंट वांट कि इंट्रॉन जो नॉन कोडिंग है उसका करना क्या है, क्या करेंगे उसको आगे ले जाके, तो उसको हमें हटाना है। तो एक स्प्लाइसियोसोम एक कॉम्प्लेक्स बन के आता है, वो क्या करता है ना, ये जो आया ना इनमें ना इंट्रॉन जो है यहाँ पे कट लगाता है, तो ये एक्चुअली लूप अराउंड हो जाते हैं, दे आर लाइक दिस, ऐसे 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 लूप अराउंड होते हैं। और जो लूप होने के बाद यहाँ पे ना कट लगा दिया जाता है, मैं इसको और थोड़ा बड़ा बना के दिखा रही हूँ, ऐसे 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 लूप अराउंड हुए और फिर इनको यहाँ पे कट लगा दिया जाता है और वापस से लाइगेज की हेल्प से जोड़ देते हैं। तो ये पूरा जो इंट्रॉन पार्ट है ना, ये इंट्रॉन पार्ट रिमूव कर देते हैं और सिर्फ एक्सोन रहने देते हैं। तो पहले स्टेप में तो यही हुआ, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इंट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है, इंट्रॉन इज रिमूव्ड ओवर हियर। सेकेंड स्टेप में कैपिंग, तो इसके क्या होते हैं, 5 प्राइम एंड पे क्या होता है 5 मिथाइल ग्वानोसिन, ठीक है 5 प्राइम एंड, हाँ यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है, तो नॉट 5 7 मिथाइल ग्वानोसिन, यानी कि क्या होता है ग्वानोसिन यस, ग्वानिन जो होता है उसके 7th नंबर के पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप को अटैच करके वैसा वाला यहाँ पे कॉपी जनरेट कर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सब बता रखा है, स्प्लाइसिंग कैपिंग में मिथाइल ग्वानोसिन और ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट भी उसके साथ रहते हैं। तो यू कैन सी ओवर हेयर 3 फॉस्फेट यहाँ पे अटैच है जो उसकी कैपिंग में काम करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्राइफॉस्फेट। और फिर बहुत सारे टेलिंग में क्या की जाती है कि एडेनिन अटैच कर दिया जाता है अराउंड 200 to 300 रेजिड्यू उसके 3 प्राइम एंड पर, कहां पर 3 प्राइम एंड पे बहुत सारी पॉली ए टेल, बहुत सारे एडेनिन अटैच कर दिए जाते हैं। एट लास्ट अब जो ये आरएनए मिला ये कैसा है, हमारा मैच्योर आरएनए है, प्रोसेस आरएनए है, अब ये रेडी है ट्रांसलेशन के लिए। तो यहाँ पे देख लिए 200 एडेनाइलेट रेजिड्यू, 200 to 300 रेजिड्यू अटैच ओवर है, ठीक है। यहां समझ आया। एक लाइन बस आप चाहती हूं कि आप लर्न मतलब ध्यान में रखें, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। ओके, कि स्प्लाइसिंग की वजह से का प्रोसेस जो हो रहा है इसमें रिमूव कर रहे हैं, तो आरएनए वर्ल्ड के डोमिनेंस को ये बताता है। तो ये चीज एक थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ये कहीं तो आपको क्वेश्चन फंस सकता है इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए अब हो गया हमारा क्या, ट्रांसक्रिप्शन। अब हम लेते हैं ट्रांसलेशन को। यस, पढ़ते रहो, मोटिवेट करते रहो और लगे रहो इस पढ़ाई के, इस चैप्टर को तो खत्म करेंगे, है ना, अच्छे से खत्म करना है। अब जेनेटिक कोड की बात करते हैं। अब देखो जब हमने क्या किया, डीएनए से डीएनए बनाया तो हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, डीएनए से आरएनए बनाया तो भी हमें न्यूक्लियोटाइड्स ही चाहिए। द ओनली डिफरेंस कि टी की जगह हमें यू चाहिए। बट जब आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स की इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट नहीं हो रही है, न्यूक्लियोटाइड की इंफॉर्मेशन एकदम ड्रास्टिकली अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रही है। मतलब कि ये एक ड्रास्टिक स्टेप है। यहाँ पे अब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारा दिमाग लगाया, फिर उसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट आए थे, सर्कल कर लो, स्क्वायर बॉक्स में डाल लो अपनी बुक में, जॉर्ज गैमो, याद रखना जॉर्ज गैमो, इन्होंने बताया कि हमारे पास कितने बेस पेयर हैं टोटल। वी हैव 4 बेसेस, ATGC AU, टी की बात नहीं कर रहे, भूल जाओ टी। ओके, 4 बेसेस और टोटल कितने अमीनो एसिड हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, इट इज 20। अब 4 ही बेस है तो 4 अमीनो एसिड बन तो कैसे बनेंगे। तो उसने बोला कि यानी कि जो कोड करने वाली यूनिट है, जिसको उन्होंने क्या बोला है, कोडोन बोला है, कि ये कोडोन जो हम अमीनो एसिड कोड करेंगे ये एक से ज्यादा बेसिस के बने हुए होते हैं। अंदाजा यह हिसाब लगाया गया कि अगर मैं बोलूं कि ये 2 बेसिस के बने हैं, अगर मैं बोलूं ये 2 बेसिस, एक बेस पे कितने कोड आने की पॉसिबिलिटी है, 4 की,
दूसरे प्लेस पे भी 2 4, यानी 4 4 16, यानी कि 16 ही यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन पाएंगे, जबकि हमको तो 20 अमीनो एसिड चाहिए। हम चाहते हैं एक कोडोन एक अमीनो एसिड कोड करा तो एटलीस्ट 20 कोडोन तो बने। फिर उन्होंने बोला कि ओके लेट्स से कि ये जो कोडोन है ये 3 बेसिस के बने हैं। ओके, हर कोडोन पे देयर इज अ 4 पॉसिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, यानी कि 4 into 4 into 4 यानी 64 कोडोन यहाँ पे बन जाएंगे। तो लेटर ऑन इट वाज अप्रूव कि यस, जो हमारा कोडोन होता है वो 3 बेसिस का बना होता है। 64 कोडोन में से अब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे कोडोन सेम अमीनो एसिड कोड करते हो, एक से ज्यादा अमीनो एसिड कोड कर देंगे। ठीक है, उसमें से भी उन्होंने क्या बताया कि 61 जो कोडोन है ये एक्चुअली कोड करते हैं, बट की 3 जो कोडोन है जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडोन बोलते हैं, जो कुछ भी कोड नहीं करते। तो बेसिकली 61 कोडोन को इन्होंने डिवाइड किया। इन सबका आगे कैसे, मतलब ये सब चीजों को प्रूव करने के लिए केमिकल मेथड किसने डेवलप किया? इट वाज डेवलप्ड बाय हरगोविंद खुराना। ये भी अंडर बॉक्स बना लो, आ सकता है। ठीक है, वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। ओके, फिर उसके बाद मार्शल नेरेनबर्ग, अगेन एक और साइंटिस्ट, सर्कल मार लो, मार्शल नीरेनबर्ग, सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी डिसिफर्ड। Saverio Occhio enzyme polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence in a template dependent manner. Okay, in a template independent manner. Okay, तो ये बस थोड़ा सा अंडरलाइन करो, इस एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, अब ये कोडिंग कैसे होती है, जेनेटिक कोड डिसाइड कैसे होते हैं, तो यहाँ पे एक टेबल है। मैं आपको इसको टेबल में ही आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कोडिंग कैसे डिसाइड होती है। सो लेट्स टेक, क्या हुआ, 16 बॉक्सेस बना दिए, हर जगह बस एक ही सीक्वेंस ध्यान रखनी है, UCAG, यहां भी लिख देंगे UCAG, और यहां पे हर एक में UCAG लाइक दिस वी विल राइट। अब उठाया पहला इसको, U को उठाया, इसके साथ किया यू, देखिए यू सब जगह सेम, और इसको लिख दिया UCAG। ऐसे भी कर सकते हो, यू देन UUC देन UUA देन UUG लाइक दिस। ओके, फिर आप देखेंगे C और C है तो उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाएंगे, C और C ये वाला, ऐसे अलग अलग सबके साथ कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे एंड यू विल सी कि यहाँ पे बहुत ही अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते जा रहे हैं और वो हर एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। अगर आप साइड में देखेंगे उसमें छोटा छोटा जो लिखा हुआ है ना, वो क्या है, उसके अमीनो एसिड के शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, फिनाइल एलेनिन, ल्यूसिन दे रखा है, यहाँ पे सारा ल्यूसिन है। ठीक है, फिर यहाँ पे सीरीन है सब कुछ, यहाँ प्रोलीन है, थ्रियोनिन है, एलानिन है, वैलिन है, मिथियोनिन AUG कोड करता है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग यहाँ पे कोडोन बता रखे, उनके सीक्वेंस बता रखे। ये जो इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी जेनेटिक कोड के, वो इंपॉर्टेंट है, उन्हें बात कर लेते हैं फटाफट से। कोडोन जो है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में, यानी 3 बेसिस के। 61 कोडोन जो होते हैं अमीनो एसिड को कोड करते हैं, और 3 कोडोन जो है वो कुछ नहीं कोड करते, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडोन बोलते हैं। पहला, सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। ठीक है, एक से ज्यादा कोडोन से कोड, जैसे आप सीरीन को देखेंगे, है ना, एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो रहे हैं, हेंस द कोड इज डीजनरेट, यानी कि इसके पहले 2 बेसिस जो है वो डिसाइड कर रहे हैं। थर्ड बेस का कोई रोल नहीं होता है एज सच कि कौन सा अमीनो एसिड कोड होगा ये डिसाइड करने में। दैट इज कॉल्ड डीजनरेसी ऑफ कोडोन। थर्ड आ जाता है द कोडोन इज रीड इन कंटिन्यूअस फैशन। अगर मैं कोडोन लिखूंगी तो UCAG में ये अगर लिखती हूं, है ना, तो मैं ऐसे रीड करती जाऊंगी, मैं यहाँ पे कॉमा नहीं लगाऊंगी, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाऊंगी। ठीक है, एंड कोडोन इज नियरली यूनिवर्सल, मतलब क्या, अगर एक कोड जैसे कि EUG जो है मिथियोनिन कोड करता है, अब चाहे किसी भी के अंदर हो, ये आप किसी प्रोकैरियोट के अंदर हो, बैक्टीरिया के अंदर हो, ह्यूमन बीइंग के अंदर हो, कहीं भी हो, वो EUG ही कोड करेगा। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यू, अब जो है ना आपके थियरी में दे दी है ना, आप बोलेंगे मैम क्या हमें ये सब याद करने की जरूरत है? नहीं बच्चों, इतना तो मत करो,
इतना तो करने मत करिए, एटलीस्ट आपकी जो थियोरी में दे रखे ना उनको लर्न कर लो। जैसे कि यू का बता रखा है इन्होंने, फिनाइल एलेनिन कोड करता है, ठीक है। उसके बाद सम एक्सेप्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोडोन में मिलते हैं या प्रोटोजोन में मिलते हैं, बाकी फिलहाल ये यूनिवर्सली रहते हैं। फिर वो बोल रहा है एयूजी जो है इसके दो काम है, एक तो मिथियोनिन कोड कर रहा है और दूसरा ये इनिशिएटर कोडोन का काम करता है। मतलब जहां एयूजी होगा वहीं से ही ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। ये चीज समझ आई? जहां एयूजी होगा वहीं से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। तो ये इनिशिएशन का काम करता है, ट्रांसलेशन भी ऐसे कहीं से भी शुरू है। हर चीज स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्ट साइट चाहिए, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो। गॉट इट? ठीक है, ध्यान रखना UAA UAG UGA, ये तो है ना एक गाना सा बन जाता है, UAA UAG UGA, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेशन कोडोन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा गाने की तरह ही गा के बोलती हूँ। ठीक है, ओके, समझ आया? तो ये कुछ उसके जेनेटिक कोडोन के फीचर्स हैं, वो आप ध्यान रखना। चलिए अब म्यूटेशन की बात करते हैं, और म्यूटेशन की बात करेंगे तो हम इसमें लास्ट चैप्टर में वापस से एक तरह से आ जाएंगे, क्योंकि उस वक्त हमने कोडोन नहीं पढ़ा था, इसलिए मैं वहां पर थोड़ा सा इस चीज को नहीं ले पाई थी। मैंने बोला था नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको ले लेंगे। तो म्यूटेशन यहाँ पे हम दो तरह की बात कर रहे हैं। एक को बोल एक्चुअली बेसिकली तो हम क्या बात कर रहे हैं, जीन म्यूटेशन की बात करें कि जेनेटिक लेवल पे जो चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, और दूसरा हमने जो बात करते हैं विच इज कॉल्ड दी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, चलिए ले लेते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है। पॉइंट म्यूटेशन में फर्दर ये और तरह के होते हैं, फर्दर होते हैं, जैसे कि क्या होता है, एक होता है साइलेंट म्यूटेशन, दूसरा होता है एंटीसेंस। एंटीसेंस तो मत बोलो, नॉनसेंस। ठीक है, ये नॉनसेंस वैसा वाला सेंस नहीं है, नॉनसेंस नहीं। ठीक है, और एक होता है मिससेंस म्यूटेशन। भाई क्या है ये सब, देख लेते हैं क्या है ये सब, लेट्स सी। तो देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कोई सीक्वेंस है, मान के जस्ट एज्यूम कर रही हूँ मैं, नहीं बता रही, जैसे कि अच्छा AUG ले लिया, U ले लिया, उसके बाद UCA समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि इसकी इस वाले नंबर पर पॉइंट म्यूटेशन हुआ। याद है लास्ट चैप्टर का? नहीं याद है तो पढ़ लो एक बार। मैंने उस वक्त भी बताया था पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है एक जीन या एक बेस पेयर रिप्लेस हो रहा है, उसकी जगह कोई और आएगा ही आएगा, वो जगह खाली नहीं हो रही है। तो यानी कि इसकी जगह मान के लेती हूं मैं A आ गया। अच्छा, इनिशियली ये क्या कोड कर रहा है? ये कर रहा है फिनाइल एलेनिन। अब जब ये UUA आया तो भी ये फिनाइल एलेनिन ही कोड कर रहा है, यानी म्यूटेशन तो हुआ बट एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको हम बोलते साइलेंट हुआ और साइलेंट रह गया, नॉन सेंस म्यूटेशन। ठीक है, ओके सॉरी, हाँ ए नहीं आएगा ए नहीं आएगा, सॉरी एक मिनट। ए नहीं आएगा, इसमें UUC ले लेते हैं कि मान लो ये म्यूटेशन करके UUC आ गया तो ये फिनाइल एलेनिन कोड करेगा। ठीक है, UUA क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो तो भाई स्टॉप कोडोन है। ओके, सेकंड वाले में बात करते हैं। अगर मैं इसमें UUU में इसकी जगह क्या आ गया, A आ गया, अब मैं लूंगी UUA आ गया, क्या हो गया? स्टॉप कोडोन। मतलब कि होना तो सिंथेसिस ये था कि आगे की भी सारा DNA का सिंथेसिस होना था, बट बीच में ही म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे स्टॉप कोडोन बन गया, यहीं पे ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा, यानी कि नॉनसेंस, कोई सेंस नहीं निकल के आ रहा है, यानी स्टॉप हो गया वहां पे ही। ओके, एंड मिस सेंस यानी कि U और G आया और मान लो इसने कोई दूसरा अमीनो एसिड यानी अदर अमीनो एसिड सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया, यानी कि कुछ और ही सेंस निकल के आ रहा है, कुछ और ही सेंस निकल के आ रहा है। इट इज कॉल्ड दी मिस सेंस म्यूटेशन। समझ आए तीनों म्यूटेशन? अब फ्रेम शिफ्ट की बात करते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे जो बेस पेयर है, या तो एक बेस पेयर का यहाँ पे एडिशन हो जाता है या एक बेस पेयर का यहाँ पे क्या हो जाता है, डिलीशन हो जाता है। ध्यान रखना, मान लो ये कोई सीक्वेंस है और यहाँ पे कोई सीक्वेंस है UCAG, मैं यही ले लेती हूँ
ठीक है, अब कोडॉन कैसे रीड किए जाएंगे, 3 के 3 3 3 3, ठीक है, ऐसे रीड किए जाएंगे। मान लो एक बेस पेयर, सपोज ए जो है वो आया और क्या हुआ, ऐड हो गया। ऐड हो गया, कहाँ पे ऐड हो गया, UCAG UCA, और यहाँ पे एक ये ऐड हो गया जी। तो अब क्या हुआ देखो, फ्रेम फ्रेम UCAG GUG, अभी GUC से ये अब AG हो गया, AGU की जगह, और आगे के भी शिफ्ट होते चले गए, आगे के भी शिफ्ट होते चले गए, यानी यहाँ पे आ गया, आगे के भी शिफ्ट होते चले गए। अगर मैंने इसमें से एक डिलीट कर दिया जाता तो पीछे की तरफ हो जाता, पीछे की तरफ शिफ्ट हो, मतलब पूरा फ्रेम जो है, पूरा रीडिंग फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो जा रहा है, इधर फॉरवर्ड इधर बैकवर्ड। दैट इज कॉल्ड द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक और चीज भी ध्यान रखना, अगर एक बार में 3 बेस पेयर डिलीट हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं तो फिर फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा, फ्रेम विल नॉट शिफ्ट। 3 पूरे पूरे ऐड हो रहे हैं, मैं कह रही हूं इसमें 3, यहां पर 3 ऐड कर दिए तो आगे के फ्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो 3 की वजह से एक और एक्सप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। आया समझ में, है ना। जीन म्यूटेशन क्या होता है, तो यही यहाँ पे ना इन्होंने एक कैप, राम हैज रेड कैप, फिर एक बी ऐड कर दिया तो फिर अलग अलग ही सेंस निकल रहा है, तो इस तरह से उन्होंने इसको समझाया, ठीक है। फ्रेम शिफ्टिंग म्यूटेशन। टीआरएनए की बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कुछ दिया तो नहीं है टीआरएनए के बारे में, बट जो भी दिया है एक बार हम एनसीईआरटी से, जो मुझे लग रहा है एनसीईआरटी से रीड करना है वो हम एनसीईआरटी से ही रीड करेंगे। आपको चाहे लग रहा होगा कि अरे ये क्या है, एनसीईआरटी क्यों, हर चीज हम बोर्ड पे नहीं समझ सकते तो हर चीज हम एनसीईआरटी से भी नहीं समझ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, एंड फॉर इंफॉर्मेशन, अगर आप यहाँ तक मेरे साथ है लेक्चर में, इट मीन्स यू आर एक्चुअली टेकिंग हेल्प और यू आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो उसके साथ साथ ये भी बता दूं, आप मेरी ऐप पे जाइए और वहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन में नोट्स आप ले सकते हैं। आज मैं ये नोट्स शेयर कर दूंगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, वहाँ पर वो ले लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए ताकि वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहे डे टू डे का, या फिर सारी चीज़ें कब कैसे क्लास कितने बजे मैं लेक्चर अपलोड करने वाली हूँ, वो सारे डिटेल्स धीरे 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 आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। और डीपीपीज भी करिए, सॉल्व करिए डीपीपीज भी, ठीक है, वो भी मेरे फ्री सेक्शन में मिलेगी ऐप में, ठीक है। आइए, टीआरएनए, इसको हम क्या बोलते हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल। देखो, तो एमआरएनए हमने बनाया, एमआरएनए का काम क्या है, जीन का एक्सप्रेशन करना, यानी कि इससे प्रोटीन बनेगा, इसी से ही कोई कैरेक्टर बनेगा। बट फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि मैं फिर टीआरएनए का काम क्या है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। इसका काम है जो एमआरएनए है उससे प्रोटीन जो बनने के लिए अमीनो एसिड चाहिए उनको पकड़ पकड़ के साइटोप्लाज्म से लाकर ये देगा कि भाई एमआरएनए पे सीक्वेंस क्या है, अच्छा ये सीक्वेंस है, इसके हिसाब से कौन सा अमीनो एसिड चाहिए, ओके फाइन, ठीक है, आई विल ब्रिंग दिस वन। वो पकड़ पकड़ के वैसे सीक्वेंस को लेके आता रहेगा। अब एमआरएनए, मान लो ऐसा भी हो सकता है एमआरएनए कभी कहीं खड़ा है कभी कहीं खड़ा है, वो बेचारा टीआरएनए ढूंढता रहेगा, तो इसलिए ही एक लोकेशन भी चाहिए, एक साइट भी चाहिए जहां पर, क्योंकि साइटोप्लाज्म में हो रहा है ना, वी नीड अ साइट जहां पे ये सब प्रोसेस हो। तो वो साइट कौन प्रोवाइड करता है, राइबोसोमल आरएनए। इट प्रोवाइड द साइट फॉर ट्रांसलेशन, जहां पे बैठ के सारे काम हो रहे हैं तो वो सब होल्ड करके रखता है राइबोसोम। एमआरएनए वहां पे आता है और टीआरएनए ले लेके अमीनो एसिड, एक पिक्चर समझ आया, तीनों कैसे मिलकर काम कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए हम इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि आरएनए को, सॉरी, अमीनो एसिड को पिक करके लाता है। From the very beginning of the proposition of code, it was clear to Francis Crick that there has to be a mechanism to read the code and also to link it to the amino acid. Because amino acid have no structural specialties to read the code uniquely, he postulated the presence of an adapter molecule that would on one hand read the code and on other hand would bring the specific amino acid. कि भाई नीचे वो रीड कर रहा है अपने कुछ उसका रीडिंग फ्रेम के हिसाब से, और ऊपर इसका एक हाथ है जहां पे वो अमीनो एसिड को ऐसे पकड़ के ला रहा है। हाथ है, ओके, मेरा हाथ दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो हाथ है उसको पकड़ के ला रहा है, ठीक है ना। ओके, सो टीआरएनए देन कॉल्ड एज सोल्यूबल आरएनए was known before the genetic code was postulated. However, its role as an adapter was assigned much later. Okay. अगर मैं देखो, ये तो इन्होंने एक टिपिकल से स्ट्रक्चर बनाया, बट अगर मैं प्रॉपर एक टीआरएनए को बनाऊं, जनरली टीआरएनए को किस तरह से बनाया जाता है, इट इज लाइक दिस।
लिए एक बार ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। यस, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एंटीकोडोन लूप। यहाँ पे 3 कोडोन साइट होती है। इट्स लाइक व्हाट? इट्स लाइक व्हाट कि पूरा आरएनए है, एक पूरा आरएनए है, वो फोल्ड हुआ और इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना लिया। क्या हुआ? फोल्ड हुआ और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लिया, जिसमें यहाँ पे जो भी बेस पेयर होगा वो एंटीकोडोन का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? एंटीकोडोन का काम करेगा। ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। लास्ट में यहाँ पे हमेशा यही सीक्वेंस होती है, CCA। ध्यान रखिए, CCA। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर आर्म। क्या बोलते हैं? दिख रहा है ना? या एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं, जो कोई ना कोई यहाँ पर अमीनो एसिड को लेकर आएगा और उसको बाइंड करेगा। कैसे लेकर आएगा? एज पर एंटीकोडोन। जो एंटीकोडोन आ रहा है, चलो एक बार समझा देती हूँ इस चीज को। देखो हो क्या रहा है, ये आरएनए हुआ, दिस इज दी आरएनए, जस्ट अ मिनट, या तो ये आरएनए हुआ। एक मिनट भाई, यस, सो ये आरएनए हुआ, ठीक है। इस आरएनए का जो एंटीकोडोन है ना, ध्यान दो, स्क्रीन पे अच्छे से ध्यान दो, इसका UCA है, ठीक है ना। mRNA, दिस इज mRNA, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसाइज हुआ है हमारा mRNA। इस mRNA पे मान लो ये एक सीक्वेंस है AGU, इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो tRNA वो आया UCA, बाइंडिंग होनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री। तो UCA के अकॉर्डिंग ये एक अमीनो एसिड को लाएगा, कहां से लाएगा? साइटोप्लाज्म से, और अपने 3 प्राइम एंड पर बाइंड करेगा, यहां पर बाइंड करेगा। समझ में, है ना? बट ऐसा होना चाहिए, इसकी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, राइट? तो वैसे वो वाला ही टीआरएनए आएगा। तो बहुत सारे टीआरएनए होते हैं, सब आते हैं अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन के साथ आते हैं और अमीनो एसिड को वहां पर दे देते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा वाला है। अब इसमें भी देखो थोड़ा सा बता दिया कि यूएसी जो है वो क्या कोड करता है? टायरोसिन। AGU क्या कोड करता है? सीरीन। आप बोलते हैं ना मैम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं, ये कहीं नहीं बता रखा, तो अब मैं बता देती हूँ। AGU सीरीन कोड करता है, UAC टायरोसिन कोड करता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लो, इन्होंने बता दिया है इस चीज को, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रीड कर लेते हैं वापस, थोड़ा सा बच्चा है। tRNA हैज एन एंटीकोडोन लूप दैट हैज बेसिस complementary the code. It is also amino acid acceptor and देखो मैंने यहाँ पे बताया है आपको, to which it bind to amino acid. tRNA is specific for each amino acid. For initiation there is another specific tRNA जिसको हम क्या बोलते हैं? initiator tRNA. There is no tRNA for stop codon. Stop codon के लिए कोई tRNA नहीं है। The secondary structure, ये स्ट्रक्चर कौन सी है इसकी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA हैज बीन डिपिक्टेड दैट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है। क्लोवर लीफ जो है उसके क्लोव की मतलब इसकी लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वैसे लीफ का मॉडल बताते हैं। ओके, द tRNA इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक अ इन्वर्टेड एल। इन्वर्टेड एल के जैसा दिखता है, ठीक है। मुझे तो कुछ खास ऐसा नहीं दिखता है, आपको दिखता है तो प्लीज बताओ मुझे। मुझे सच नहीं दिखता है कि इन्वर्टेड एल कैसे है यहाँ पर, ठीक है। चलिए ओके, तो ये हमने कुछ बात कर ली है, यहाँ पे इतना ध्यान रखिए। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की, चलिए शुरू करते हैं। ओके, ओह यस, सो ट्रांसलेशन क्या होता है? यानी कि आरएनए से प्रोटीन का बनना इज कॉल्ड दी ट्रांसलेशन। ये चैप्टर है ही थोड़ा, है ना, बड़ा है, राइट, और कॉन्सेप्चुअल है। 1 मिनट भी आप डिस्ट्रैक्शन नहीं रख सकते हो, अगर वो रखा सब गड़बड़, फिर कुछ याद ध्यान नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, अरे बोल क्या गया ये, है ना। चलिए इसको समझा देती हूँ। तो ट्रांसलेशन में सबसे पहला प्रोसेस देखो क्या कर रहा है, क्योंकि टीआरएनए को अमीनो एसिड लेकर आना है, तो सबसे पहले एन अमीनो एसिड, अच्छा ये ध्यान है या नहीं ध्यान है? दो अमीनो एसिड आपस में कौन से बॉन्ड से बाइंड होते हैं, इतना तो ध्यान रखो, 11th में पढ़कर आए हैं हम ये वाले बॉन्ड को। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। अगर आप साथ में देख रहे हो ना, जोर से बोलो यस पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब खुद को ना मोटिवेशन मिलेगा। यस आई न्यू इट, मुझे पता है, सच में मोटिवेशन, एकदम इन्वॉल्व हो जाओ, जैसे क्लासरूम में बैठे हो, जस्ट भूल जाओ सब चीज, क्लासरूम में बैठे हो ना, आंसर करते रहो साथ। तो सीरियसली आपको इतना मजा आएगा और बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाओगे क्लास की जैसे।
आई एम टेलिंग यू राइट, और मैं एज अ लाइव क्लासेस को रन करने वाली हूँ एंड उस वक्त मैं मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे रहूंगी एंड ड्यूरिंग दिस प्रीमियर की तरह मैं इसको कर रही हूँ, तो आप उसमें है ना हैंड टू हैंड भी क्वेरीज करिए, बिल्कुल पूछिए मुझसे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्या होता है, तो अमीनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड बनाने तो उसको एनर्जी की जरूरत है। क्या जरूरत है उसको? एनर्जी की जरूरत है, राइट। तो इसलिए सबसे पहला क्या होता है, चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड। अब ये किसकी हेल्प से होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, अमीनो एसिड, इस स्टेप को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड, और टीआरएनए की भी चार्जिंग एक्चुअली चाहिए। सो यहाँ पे क्या है, अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, बेसिकली टीआरएनए की चार्जिंग, क्योंकि टीआरएनए ही है जो अमीनो एसिड लेके आ रहा है, या फिर हम इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख ही दिया ना, मैं इसको लिख नहीं रही हूँ। टीआरएनए, ये अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, तो क्या होता है इसमें होता है अमीनो एसिड जो भी है वो टीआरएनए से बाइंड होगा, पर उसमें क्या होगा, एटीपी की हेल्प लगेगी प्लस टीआरएनए यहाँ पर आएगा, और टीआरएनए फाइनली एक अमीनो एसिड से बाइंड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 फॉस्फेट रिलीज होते हैं, ठीक है, एनर्जी के साथ। सो दिस इज कॉल्ड दी चार्ज टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए, ये टीआरएनए इट हैज दी एनर्जी, ठीक है। अब ये जाएगा और कहां पे जाएगा, एमआरएनए के पास में जाएगा। अब देखो इस प्रोसेस को एक बार मैं समझा देती हूँ, विजुअलाइज करने की कोशिश करो ना, ध्यान रखने की कोशिश करो। देखो दूसरे स्टेप में बेसिकली हो क्या रहा है ना, एकदम फुल फोकस यहाँ पे ही, राइबोसोमल जो आरएनए है ना, तो मैं आपको बता दूं पहले तो राइबोसोम जो है वो कितनी यूनिट का बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट। क्या है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है और दूसरी क्या होती है, इट्स लार्ज सब यूनिट। कोशिश जितना मेरा नॉलेज है मैं कोशिश कर रही हूँ उससे आपको एकदम इजी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। लार्ज और स्मॉल सब यूनिट होती है, ध्यान रखना ये दोनों सेपरेट होती है। जब ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है तो ये यूनिट आपस में जॉइंटेड नहीं होती है, जब ट्रांसलेशन होता है तो ये आती है और मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाती है एंड देन ट्रांसलेशन को शुरू करती है। इसमें यहाँ पे एक लाइन दी हुई है जो आपके नीट में भी आया हुआ है कि एज सुन एज द स्मॉल सब यूनिट बाइंड विद द एमआरएनए ट्रांसलेशन स्टार्ट्स। तो क्या होता है यहां पर, ये देखो छोटा जो हमारा सब यूनिट है, नहीं सर्कल बन गया, सर्कल नहीं लेंगे, तो ये छोटा सा हमारा ये बना और ये हमारा किससे आया, दिस इज आवर एमआरएनए, ठीक है। कहां है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऐसे ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है बड़ा वाला राइबोसोम और उस पे आके बाइंड हो जाता है। इट्स राइबोसोम, ये क्या है, लार्ज सब यूनिट है, ये क्या है, लार्ज सब यूनिट। इसके पास कुछ एंजाइम एक्टिविटी होती है। कौन सा होता है इसके पास होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ध्यान से सुनो, अभी इसको विजुअलाइज भी करके दिखाती हूँ, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, जो हेल्प करता है एट लास्ट पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। ओके, अब मैं कह रही हूं कि मान के चलते हैं ये एमआरएनए और इसपे एक सीक्वेंस यहाँ पे कोडोन है, बहुत सारे कोडोन रहेंगे, राइट। ये कोडोन यहाँ पे कौन सा है, जस्ट फॉर एग्जांपल एयूजी है। तो क्या हुआ इसके, अच्छा एक और चीज बता देती हूँ, राइबोसोम जो लार्ज सब यूनिट है इसमें कुछ साइट्स होती हैं। ओके, इसमें कुछ साइट्स होती है, एक को हम बोलते हैं पी साइट, एक को हम बोलते हैं ए साइट, ठीक है। तो जहां पे स्टार्ट होता है ना वहां पे एक टीआरएनए आया, यहाँ पे एक टीआरएनए आया, इसको मैं बाद में बताती हूँ, 1 मिनट रुको। एक टीआरएनए आया, इसका एंटीकोडोन जो भी है, मतलब यूएसी कोडो एंटीकोडोन है, उसके हिसाब से ये क्या लेकर आया, ये लेकर आया मिथियोनिन को और आके यहाँ पे बाइंड हो गया, है ना। ये बता दिया ना, एंटीकोडोन कोडोन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री जहां होगा वहां के बाइंड हो गया। ये वाली साइट जो कहलाती है, ये वाली जो साइट है जहां पे फर्स्ट ये बाइंड हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं पी साइट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लार्ज जो सब यूनिट है उस पे 3 साइट डेवलप होती है, एक पी जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइडल साइट, ठीक है। पेप्टाइडल साइट सी हो सकता है 1-2 चीजें नहीं दे रखी है बट मुझे आपको बतानी पड़ेगी समझाने के लिए। दूसरी एक और साइट डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर साइट, एंड तीसरी एक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं एग्जिट साइट। क्या बोलते हैं, एग्जिट साइट। ओके, ध्यान रखना ये वाला तो हो गया पेप्टाइडल साइट, और इसके नेक्स्ट में
जस्ट नेक्स्ट में दूसरी साइड कौन सी डेवलप हो जाती है, एक्सेप्टर साइड, कि भाई अब मैं ये खाली हूं, नया कोई टीआरएनए आओ अमीनो एसिड लेकर यहां पे आ जाओ। ठीक है, तो मान के चलते हैं एक और टीआरएनए आया, एक और टीआरएनए आया, और जो भी उसके सीक्वेंस है, मैं यहाँ पे 1 नंबर लिख रही हूं, ये लेकर आ गया, ये लेके आ गया। ठीक है जी, आ गया। आने के बाद ये दोनों टीआरएनए एकदम पास पास होते हैं, तो ये दोनों जो अमीनो एसिड है ना वो एकदम पास पास है, बिकॉज इस सब यूनिट में कौन सी एंजाइम की एक्टिविटी है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। ये इन दोनों में क्या है, बॉन्डिंग कर देगा, ये इन दोनों में क्या कर देगा, बॉन्डिंग कर देगा। कौन सा बॉन्ड बना देगा, पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा, और ये दोनों अमीनो एसिड बाइंड हो जाएंगे। जैसे ही ये बाइंड होंगे, ये मेथियोनिन अपने पहले वाले टीआरएनए से ब्रेक हो जाएगा कि भैया मैं उसके साथ जा रहा हूं, बाय बाय, वो उसको छोड़ देगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये वाला जो टीआरएनए है ये फ्री हो गया। बोले मैं क्या करूं, तो यहां पे इसके बाजू में एक और साइट डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं ई साइट, एग्जिट साइट, और ये टीआरएनए इस एग्जिट साइट से निकल जाता है। कोशिश करिए, मैंने डायग्राम के थ्रू एग्जिट साइट से निकल जाता है। ठीक है, और ये पूरा यूनिट आगे शिफ्ट हो जाता है। इट्स लाइक दिस। अब मैं आपको समझाती हूँ। तो मान के चलो ये स्मॉल सब यूनिट है, दिख रहा है ना, ये स्मॉल सब यूनिट है, ये हमारा एमआरएनए। ये स्मॉल सब यूनिट जैसे ही एमआरएनए पे बाइंड हुआ, ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ, अब ये लार्ज सब यूनिट आई, यहाँ पर ये लार्ज सब यूनिट आई और उस पे आके जुड़ गई। इस लार्ज सब यूनिट पे 3 जो है ये, ठीक है, साइट बन गई। आप ऐसे समझ लो, या तो, या ठीक है 3 कोडोन है। इस कोडोन के हिसाब से एक ट्रांसफर आरएनए आया, मिथियोनिन लेकर आया, एक मिनट, मिथियोनिन लेकर आया और उसको बाइंड किया। अब जैसे ही वो बाइंडिंग यहाँ पे आ गई, जैसे ही मिथियोनिन, स्क्रीन पे देखो, जैसे ही मिथियोनिन A1 के साथ बाइंड किया, वैसे ही ये क्या हुआ, ये पूरा राइबोसोम जो है ना ये आगे शिफ्ट हो गया, ये ऐसे चला गया, स्लाइड होके आगे चला गया। आगे होके जैसे ही गया, जैसे ही स्लाइड होके आगे गया, अब देखो इसके नेक्स्ट स्टेज में बना के दिखाती हूँ। यस आई एम डूइंग दिस मच एफर्ट, मैं लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए एफर्ट, बिल्कुल लेने वाली हूँ, क्योंकि बस आपको समझ में आना चाहिए। आप जितना बोल रही उतना डायग्राम बना के दिखाने वाली हूँ। तो देखिए ये लार्ज सब यूनिट आगे शिफ्ट हो गई, ठीक है, ये लार्ज सब यूनिट आगे शिफ्ट हो गई, और मान के चलते हैं ये टीआरएनए समवेयर यहाँ पे बाइंड था, ओके, जिसके ऊपर क्या था, यहाँ पे 1 बताया, ये मैंने मिथियोनिन बताया। अब ये वाली साइट क्या हो गई, पेप्टाइडल साइट हो गई, और उसके बाजू में जो ये वाला डेवलप हुआ ना, ये क्या हुई, एक्सेप्टर साइट हो गई। अब ये, और फिर जब ये यहां से निकलेगा, ये वाला टीआरएनए भी यहां निकलेगा, क्योंकि दूसरा जब टीआरएनए आएगा एक दूसरा अमीनो एसिड लेके, तो इनके बीच में बाइंडिंग होगी, फिर ये इसको छोड़ देगा। इस तरह से लास्ट में आते आते जब ये यहां तक आएगा, इस लास्ट वाले टीआरएनए पे हो सकता है ऐसे कि ये 9 नंबर का अमीनो एसिड, 8 नंबर, 7, देखो सबसे पहले जो रहेगा ना वो मिथियोनिन रहेगा, ध्यान रखना, है ना। और अब यहाँ पे इसने एनकाउंटर कर दिया UAA को या UAG को या UGA को, और वहीं पे ही सब चीजें अलग अलग हो जाएगी, एकदम बिखर जाएगी, सब सेपरेट हो जाएंगे। टीआरएनए अलग, जो अमीनो एसिड का ये पूरा चेन बना है ये अलग, एमआरएनए अलग, राइबोसोम की दोनों यूनिट अलग, एवरीथिंग डिसोसिएट। तो ये राइबोसोम बेसिकली होता क्या ना, ये ऐसे स्लाइड करता है, मैं आपको दिखा रही हूँ बस, ये ऐसे स्लाइड करता जाता है, रीड करता जाता है, एमआरएनए को रीड करता जाता है, ऐसे स्लाइड करता है। सो इट जस्ट स्लाइड, सबसे पहले जब आता है ना तो इट जस्ट स्लाइड लाइक दिस, और ढूंढता है कि AUG किधर है, जहां AUG है वहां पे रुक जाता है। इतना समझ में आया है ना। कोशिश की है आपको समझाने की कि ये समझ में आ जाए। आई एम होपिंग कि क्लियर होगा आपको। एक दो चीज जो बस यहाँ पे मैं अंडरलाइन कराना चाहती हूँ वो अंडरलाइन कर लो कि राइबोसोम जो है स्ट्रक्चरल आरएनए का बना होता है, ठीक है, और कुछ 80 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आरएनए मतलब क्या, जैसे 20S आरएनए, 18 आरएनए, है ना, 18S आरएनए, 5.8S आरएनए, है ना। तो ये बोल रहे हैं बहुत सारे स्ट्रक्चरल आरएनए और 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन का बना होता है। और दूसरी चीज आई वांट अंडरलाइन कि राइबोसोम के पास, मतलब राइबोसोम कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। आई टोल्ड यू कि
एंजाइम एक्टिविटी है। तो यहाँ पे बस ध्यान रखिए 23 srRNA कहाँ, बैक्टीरिया के अंदर। 23 इसलिए हमने नहीं यहाँ पे पढ़ा है, एक्चुअली वही मेरे माइंड में रह गया था, मैंने 28 की जगह 23 लिख दिया था। तो 23S ऑफ बैक्टीरिया हैज दी पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम एक्टिविटी, या फिर आप बोल सकते हो राइबोजाइम की तरह बिहेव करता है, एंजाइम की तरह बिहेव करता है। ठीक है, उसके अलावा एक दो चीजें और अंडरलाइन कर लो कि स्टार्ट कोडन जो है AUG है, स्टॉप कोडन जो है उसके बाद बोल रहा है mRNA जो है कुछ एडिशनल सीक्वेंस भी होती है, दोनों तरफ क्या होती है, UTR होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन होता है। मतलब ये mRNA है तो यहाँ पे भी UTR होगा और इधर भी UTR होगा, जो अनट्रांसलेटेड रीजन है। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिए, बोर्ड में, नीट में, दोनों जगह पूछी जाती है, जो कुछ कोड नहीं करती बट इसका रोल क्या है, फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, कि एफिशिएंटली ट्रांसलेशन आए। ठीक है, अब ये चलता रहेगा, फिर बाद में कुछ रिलीज फैक्टर आएंगे और क्या करेंगे, इस सब चीजों को स्टॉप कोडोन से बाइंड होंगे एंड एवरीथिंग विल बी डिसोसिएटेड, हर चीज अलग अलग हो जाएगी। आया समझ में, और एट लास्ट हमें एक प्रोटीन मिल जाएगा। क्लियर है ट्रांसलेशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। हमने बोला जीन एक्सप्रेस हो रहा है, डीएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बोल रहा है। बट अगर क्या हो, ये बस एक्सप्रेस ही होता चला जाए तो मतलब जितनी नीड है हमें उतना ही चाहिए, अननेसेसरी बनता ही चला जाएगा, वी डू नॉट नीड दैट मच। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे हमें जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यूकैरियोट में ये 4 जगह हैं जहां पे रेगुलेशन हो सकता है। बोर्ड वाले बच्चों अच्छे से ध्यान से लर्न कर लेना, ये 4 चीजें पूछ ली जाती है। पहला कहां पे कर सकते हैं कि भाई हो सकता है रेप्लिकेशन तो हो गया, ट्रांसलेशन ना हो, है ना। उसके बाद अगर चलो भाई ट्रांसलेशन भी हो गया तो HMRNA तो बना, उसका mRNA नहीं बने, कि पोस्ट ट्रांसलेशन जो मॉडिफिकेशन है वो नहीं हो, मतलब स्प्लाइसिंग नहीं हो। ठीक है, या फिर क्या हो कि अच्छा स्प्लाइसिंग भी हो गई, mRNA बन गया, अब वो mRNA न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में नहीं आए, क्योंकि ट्रांसलेशन करने के लिए उसको साइटोप्लाज्म में आना है, तो वो नहीं हो, या फिर क्या हो कि ट्रांसलेशन नहीं हो। तो 4 चेक पॉइंट है जहां पे हम यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन मतलब जीन एक्सप्रेशन को स्टॉप कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। बट प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होते हैं। जैसे जैसे ट्रांसलेशन बनता जाता है, mRNA बनता है, हैंड टू हैंड उससे ट्रांसलेशन भी होता जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ऐसा कोई बाइफर्केशन है ही नहीं। तो इसलिए वहां पे रेगुलेट करने के लिए एक स्पेशल टाइप के जीन्स के एक यूनिट होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ओपेरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपेरॉन बोलते हैं। और ये ओपेरॉन जो है ये ही क्या करते हैं, उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, यहां से ओके, ऐसा यहाँ पे कुछ जरूरत है नहीं, मैं सीधा आ जाती हूं यहाँ ओपेरॉन मॉडल पे। ये ओपेरॉन मॉडल अलग से एक जीन की कुछ सेट ऑफ जीन्स होते हैं, सेट ऑफ जीन्स मिलकर एक ओपेरॉन मॉडल कहते हैं। देयर आर सो मेनी ओपेरॉन्स। ओके, पहला ये ध्यान रखना, जैकब एंड मोनार्ड ने इनको बताया था। ठीक है, जैकब एंड मोनार्ड ने ये दिया था। ये क्वेश्चन आ सकता है ना, जैसे कि लैक ओपेरॉन होता है, एक ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन होता है, अराबिनोज ओपेरॉन होता है। इन्होंने हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, यस यस, लैक, ट्रिप्टोफेन, अराबिनोज, हिस्टिडिन, वैलिन ओपेरॉन, देयर सो मेनी, बट हमारे बुक में ओनली लैक है। क्विकली समझ में आएगा, क्वेश्चन जरूर से आएगा, ध्यान रखिए। चलिए फटाफट से समझते हैं होता क्या है। पहली चीज ध्यान रखना, एक ओपेरॉन में एक रेगुलेटरी जीन होता है, जिसको हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, आई से, मैं इसी में दिखा रही हूँ, है ना। ठीक है, आई से दिखाते हैं। तो एक आई रेगुलेटरी जीन है। आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है, यहाँ आई रेगुलेटरी इनहिबिटरी से बात कर रहे हैं, इसलिए आई नाम दे दिया। इसने एक mRNA बनाया, ठीक है ना। ये क्या है, ये डीएनए सीक्वेंस है, ध्यान रखना, इसको लिख ही देती हूँ, है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये डीएनए सीक्वेंस है, ध्यान रखना। अब आप कहेंगे मैम ये पी क्या है, ये प्रमोटर साइट है फॉर दिस रेगुलेटरी जीन। ये क्या है हमारा, दिस इज आवर रेगुलेटरी जीन, और ये उसका प्रमोटर है। इससे क्या बनेगा, एक mRNA बना और उससे एक प्रोडक्ट बना। वो प्रोडक्ट रिप्रेसर की तरह काम करता है। इस प्रोडक्ट को एक ही काम आता है, आओ और आगे यहाँ पे एक साइट होती है ऑपरेटर, वहां जाके बैठ जाओ। ठीक है, वापस से बताती हूँ।
एक जीन होता है रेगुलेटरी जीन, आई जीन बोलते हैं, और 3 जीन होते हैं ये वाले ZYA। क्या होते हैं? ZYA। ZYA का उसका अपना प्रमोटर होगा, ऑपरेटर होता है, एक ऑपरेटर साइट भी होती है। ठीक है, ये डिटेल नहीं जा रहे हैं, ये सब बाद में है, अभी बस इतना रखो। प्रमोटर एंड ऑपरेटर साइट होती है इन जीन की, अपना खुद का, इसका अपना प्रमोटर। ठीक है, रिप्रेसर का काम क्या है? जाके इस ऑपरेटर पे बाइंड हो जाता है। जैसे ही ये इस ऑपरेटर पे बाइंड होता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज कहां पर आएगा भाई? कहां आएगा आरएनए पॉलीमरेज? प्रमोट कहां आएगा? प्रमोटर के पास आएगा, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए। बट आगे उसका रास्ता ब्लॉक हो गया, नहीं जा पाएगा, तो आगे ZYA किसी का भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, फर्दर ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रिप्रेसर बाइंड हो रहा है। अब क्या होगा? ये रिप्रेसर लगातार बनता रहता है, ध्यान रखिए, ये रिप्रेसर हमेशा बनता रहता है। अब मैंने क्या दे दिया? एक ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जिसको हमने क्या बोल दिया? इंड्यूसर बोल दिया। और इंड्यूसर का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? या तो लैक्टोस है या फिर क्या है? एलोलैक्टोस है। ठीक है, ये इंड्यूसर के काम करते हैं, ये जाते हैं और इस रिप्रेसर से जाके बाइंड हो जाते हैं, इसको पकड़ के बैठ जाते हैं, ये छोड़ेंगे नहीं तुझे। ठीक है, इनएक्टिव कर देते हैं। अब ये बेचारा रिप्रेसर इस ऑपरेटर पे बाइंड हो ही नहीं पाता, और जिसकी वजह से प्रमोटर पे जब आरएनए पॉलीमरेज आता है या आरएनए पॉलीमरेज आगे प्रोसीड हो जाता है और उनसे रेस्पेक्टिव एमआरएनए बनता है, और Z से, तो अब ध्यान रखना, Z क्या सिंथेसाइज करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसका काम क्या है? ये क्या करता है? लैक्टोज जो मॉलिक्यूल है, जो हमने एज ए इंड्यूसर यहाँ पे दिया है, उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, परमिएज का काम क्या है? एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू सेल, सेल के अंदर एंट्री। और ट्रांस एसिटाइलेज ये किससे रिलीज हो रहा है? ए से हो रहा है, ये ए से हो रहा है, ये वाई से हो रहा है, ये जेड से हो रहा है, ये फर्दर मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। अब मतलब की बात बताते हैं। बोलोगे मैम ये लैक ऑपरेरॉन होता क्या है? पढ़ लिया है बट होता क्या है और क्यों हो रहा है? देखो, किसी भी बैक्टीरिया या किसी का ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिएंट सोर्स क्या है? ग्लूकोज। क्या है न्यूट्रिएंट सोर्स? ध्यान से समझना, क्या है न्यूट्रिएंट सोर्स? ग्लूकोज। उसको हमेशा ग्लूकोज चाहिए, बट अगर उसको एनवायरमेंट में ग्लूकोज देना बंद कर दे और उसकी जगह उसको लैक्टोज दे दिया जाए, तो भाई ग्लूकोज खत्म हो गया। अब उसको क्या करना पड़ेगा? जैसे ही उसको लैक्टोज देगा, उसको तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, वो फिर अपना लैक ऑपरेरॉन ऑन करेगा। ऊपर में क्या है? लैक ऑपरेरॉन क्या है? अभी ऑफ है। यहाँ क्या करेगा? लैक ऑपरेरॉन को क्या कर देगा? ऑन करेगा, ताकि वो ग्लूकोज को ले सके और उसे यूटिलाइज कर सके। ध्यान रखना, लैक्टोज को ले सके और ये यूटिलाइज कर सके। और देखो यहाँ पे आपको बता ही रहा है कि लैक्टोज अल्टीमेटली ग्लूकोज और गैलेक्टोज में एंड अल्टीमेटली ग्लूकोज यूटिलाइज। देखिए, यूटिलाइजेशन ग्लूकोज के फॉर्म में ही होगा, बस ये होगा कि लैक्टोज को हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। पहले तो ये चीज बता रही हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, हम क्या बोल रहे हैं कि परमिएज जो है वो लैक्टोज को एंट्री दे रहा है। भाई लैक्टोज तो पहले ही एंटर हो गया ना, तभी तो वो इस रिप्रेसर से बाइंड होके इसको अलाउ नहीं कर रहा है बाइंडिंग, है ना। तो फिर ये वाला लैक्टोज कहां से आया? तो ध्यान रखना, ये लैक ऑपरेरॉन हमेशा थोड़ा सा हमेशा ऑन रहता है, थोड़ी बहुत एंट्री उसको हमेशा ही मिलती रहती है लैक्टोज को, बट बहुत अच्छे से पूरा गेट ओपन करना है। तो फिर लैक्टोज आया और अब उससे प्रॉपर लैक्टोज एंटर होने पे परमिएज भी बन रहा है। अब ये फुल्ली गेट ओपन कर देगा और सारे लैक्टोज अंदर आने लगेंगे, पूरी तरह से सेल उस लैक्टोज को यूटिलाइज कर पाएगी। तो इस तरह से लैक ऑपरेरॉन ऑन या ऑफ होता है। एक और क्वेश्चन, what if I'll say कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसमें मैं आपको ग्लूकोज भी दे रही हूं और लैक्टोज भी दे रही हूं, तो क्या लैक ऑपरेरॉन ऑन होगा या नहीं? तो इसका आंसर हाँ भाई, किसको आता है? आता है तो जरूर से डाल दो कमेंट बॉक्स में। अगर आता है तो फटाफट से आंसर दो मुझे इसका, नहीं तो फिर मैं तो बताने ही वाली हूँ, है ना। तो ध्यान रखना कि क्या आपको एक बोले भैया सीधा इससे शुगर मिल जाएगा, एक इसको तोड़ना पड़ेगा तब मिलेगा, दोनों ही दे दिया, क्या यूज करोगे?
बोले भाई मैं क्यों फालतू की मेहनत करूं, मैं तो सीधा ही ग्लूकोज यूज करूंगा। तो बैक्टीरिया भी तो बेवकूफ थोड़े ना है, वो क्या करेगा, वो ग्लूकोज यूज करेगा, वो लैक ऑपेरॉन को ऑन ही नहीं करेगा, लैक ऑपेरॉन ऑफ ही रहेगा अनटिल अनलेस उस पर कोई प्रेशर ना आए। समझ आया? तो लैक्टोज ग्लूकोज दोनों होगा तभी भी लैक्टोपेरॉन ऑफ ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जब ग्लूकोज नहीं होगा तब लैक्टोपेरॉन ऑन होता है। तो समझ में आया? क्वेश्चन इसी के बेस पे आएगा, इस तरह की एक सिचुएशन दे देंगे और उसके बेस पे आपको क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाएगा। मैं जो डीपीपी दूंगी ना उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, उन्हें जरूर से सॉल्व कर लेना, आपका अच्छे से प्रिपरेशन उसमें हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, इस लैक ऑपेरॉन को हम नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं, इसको अंडरलाइन कर लो अपनी बुक में। इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं, क्योंकि इससे जो रिप्रेसर सिंथेसाइज हो रहा है वो कंटिन्यूअसली लैक ऑपेरॉन को ऑफ करके रख रहा है, उसको ऑन नहीं होने देता है, इसलिए हम उसको नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं। दो तरह का रेगुलेशन होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें जो रेगुलेटरी प्रोटीन से जो भी सिंथेसाइज हो रहा है ना, वो उस ऑपेरॉन को ऑन करने का काम करता है। यहाँ पे क्या कर रहा है? उस ऑपेरॉन को ऑफ करने का काम करता है, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव रेगुलेशन। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन आता है क्यों हम इसको नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब आ जाइए फाइनली हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। चलिए एक छोटा सा ब्रेक। यस, और इस छोटे से ब्रेक में एक और इन्फॉर्मेशन भी जो मेरे साथ अभी अभी जुड़े हैं वो बच्चों को मैं बता दूं। आप मेरी ऐप को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको सारे फ्री मटेरियल सेक्शन में जाइए, वहां पे ये सारे नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको, उन्हें करिए, यूटिलाइज करिए, विद आंसर की मिलेंगे प्रैक्टिस सेट, विद एक्सप्लेनेशन एज वेल, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। स्टिल डाउट आता है मुझे डालिए यहाँ पे, आप कमेंट में अपनी क्वेरीज को, आई विल सॉल्व यू। या और दूसरा चीज, दूसरा अपडेट, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी मतलब वहां पे भी आप मुझे ज्वाइन करिए, ताकि जितनी भी अपडेट्स है वो आपको टाइम टू टाइम वहां पर मिलती रहे। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर तो मैं वैसे डालती रहती हूँ, बट टेलीग्राम में भी आपको वो अपडेट्स मिलती रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। यस, सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, जिसमें हम पूरे ह्यूमन के फुल डीएनए का जीनोमिक सीक्वेंस पता कर रहे हैं। अच्छा, अभी जस्ट नाउ एक बच्चे ने मेरा ऐप डाउनलोड किया है, लिटरली मुझे अभी एक पॉपअप हुआ है विंडो में। तो यस, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग कि हाँ ठीक है आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, एंड यू आर डाउनलोडिंग द ऐप। वहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में, अब फिलहाल ये वाली चीजें, प्रॉपर बैच अगर हम प्रॉपर लाइव क्लास के साथ शुरू करेंगे तो वो पेड होंगे, बट फिलहाल इस नीट के लिए मैं कुछ भी पेड नहीं कर रही हूँ। इस नीट में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल भी देने वाली हूँ। ओके, चलिए कम टू द पॉइंट। तो ह्यूमन जीनोम में हम क्या कर रहे हैं? पूरे जीनोमिक सीक्वेंस को पता कर रहे हैं। पूरे प्रोजेक्ट का एम ही यही था। ध्यान रखना, ये पूरा जो प्रोजेक्ट था ये 13 इयर्स तक चला था। 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में ये खत्म हुआ था। तो 13 इयर्स का ये पूरा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट को हमने मेगा प्रोजेक्ट बोला था। क्या बोला था? मेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारी चीजें हो रही थी। क्यों मेगा प्रोजेक्ट? पहला, इसमें कितने मिले थे? $9 बिलियन इसके अंदर लगे थे। दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट, दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, और एक बहुत बड़ा, मैं बोलूंगी अगर मैं मतलब टेक्निकल स्टाफ, यस टेक्निकल स्टाफ बहुत बड़ा इसमें यूज हुआ था, यानी कि बहुत सारे लोगों को नौकरियां भी मिली थी। ओके, 3300 बुक्स यहाँ पे थी। हर 3300 बुक्स में, ईच बुक में 1000 क्या थे? पेजेस थे, और ईच पेज में 1000 लेटर्स थे। कैन यू इमेजिन कितना सारा डेटा था। उसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स के मतलब एक फील्ड स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ बायो इन्फॉर्मेटिक्स? क्योंकि इतना सारा डेटा फीड करने की जरूरत है, कंप्यूटर की जरूरत है जहां पे हम डेटाबेस पूरा बना सके, इसलिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एक पूरा फील्ड डेवलप हुआ। तो बहुत सारी जॉब्स भी प्रोवाइड होने लगी। ठीक है, तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से हमने इसको एक मेगा प्रोजेक्ट का नाम दिया था। इस प्रोजेक्ट के गोल क्या क्या थे? पहला था आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेकअप द ह्यूमन डीएनए। ठीक है, हमें पता है वैसे 3.3 into 10⁹ बेस पेयर इतना ह्यूमन डीएनए का सीक्वेंस पता करना है। आप बोलेंगे मैम 6.6 क्यों नहीं? अरे बच्चों 3.3 पता चल जाएगा तो बाकी के 3.3 हम कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी।
ओके, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, यानी हैप्लॉइड कंटेंट के पता कर रहे हैं, राइट। इसको डेटाबेस में स्टोर करना, ये भी गोल है, बहुत बड़ा गोल है। देन इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस को करने के लिए और भी टूल्स इंप्रूव किए जाए, ये गोल थे। एंड ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज। ओके, एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू, ELSI याद रखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज देखने हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत सारी एनिमल को यूज किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें यूज की जा रही थी, तो ये सारे इश्यूज भी हमें डील करने हैं। तो ये कुछ गोल्स थे। ओके, 13 ईयर का जो प्रोजेक्ट था, किसने कोऑर्डिनेट किया था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने, ठीक है। बाद के सालों में वेलकम ट्रस्ट ने इसको ज्वाइन किया था, जो इसका मेजर पार्टनर बन गया था, विच इज द एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूटर केम फ्रॉम जापान, फ्रांस, मतलब जर्मनी, ओके, चाइना एंड अदर्स, राइट। ओके, और 2003 में ये कंप्लीट हुआ। जो इंफॉर्मेशन मेन में ना उसकी बात कर रही हूं मैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ओके, इसके बाद याद रखना बहुत सारे नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, ओके, सी एलिगेंस एक लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई प्लांट जिसमें राइस और अरेबिडोप्सिस, इन सबको भी सीक्वेंस किया गया। ओके, अब मेथड पे बात करते हैं। इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, मैं यहीं पे आपको बताती हूँ। दो मेथड यहाँ पे अप्लाई किए गए, कि बोला गया, एक को हम बोला गया कि EST, ओके, और दूसरे को हमने बोला सीक्वेंस एनोटेशन। क्या होती हैं दोनों चीजें, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन नीट में आया भी हुआ है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, EST का मतलब होता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, मतलब कि ऐसी सीक्वेंस विच एक्सप्रेस एज RNA। यस, ये नीट का क्वेश्चन है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो। द जीन दैट आर एक्सप्रेस एज RNA, जिन्हें हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग बोलते हैं। आपको क्वेश्चन पता है क्या था नीट में? एक्सप्रेस एज RNA, एक्सप्रेस एज प्रोटीन, एक्सप्रेस एज DNA, मतलब अलग अलग तरह से। अनकंफ्यूज्ड भैया, एक्सप्रेस तो सभी हो रहा है, क्या डाले इसमें? तो चलिए, एक्सप्रेस एज RNA है, उनको एक्सप्रेस सीक्वेंस। तो बेसिकली इसका फंडा क्या था, ये कह रहा है कि हमने DNA में देखा, DNA में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस होती है। वो कह रहा है सिर्फ कोडिंग जो सीक्वेंस है ना, जो कोड करने वाली है, सिर्फ उनकी सीक्वेंसिंग करो, नॉन कोडिंग पे क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, क्यों एनर्जी वेस्ट की जाए। तो ये सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस को, कोडिंग जो रीजन है, मतलब कोडिंग जो रीजन की है, उनकी सीक्वेंस को पता करना है। सीक्वेंस एनोटेशन बोलता है कि नहीं, जितने भी कोडिंग रीजन है और नॉन कोडिंग रीजन है, हमें उन सब की सीक्वेंस पता करनी है, कंप्लीट DNA को पता करना है। लेटर ऑन सीक्वेंस एनोटेशन को प्रेफरेंस दिया गया, उसमें सारी सीक्वेंस को पता किया, एंड इट वाज वेरी गुड डिसीजन, राइट। कैसे क्या है उसको बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और इसको। अब ये प्रोसेस पूरा किया कैसे जाता है, यहाँ पे एक्चुअली ये प्रोसेस दे रखा है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से स्टेप में बोलती हूँ। पहले हमने क्या किया, DNA को आइसोलेट किया। DNA आइसोलेट करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, वी ट्रीट इट विद द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जस्ट इन शॉर्ट बायोटेक्नोलॉजी अभी करेंगे। क्या होता है, DNA को कट करता है, इट इज नोन एज अ मॉलिक्यूलर सीजर्स। सीजर का काम करता है बीच बीच में पर्टिकुलर सीक्वेंस में जाके DNA को कट करता है। ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, जिसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, और उसमें से पर्टिकुलर डेटाबेस के बीच में जाकर, डेटाबेस कह रही हूँ, बेस पेयर के बीच में जाके कट लगाता है, ठीक है। कट लगाने से क्या होंगे, बहुत सारे DNA के फ्रेगमेंट्स हमें मिल जाएंगे। ये सारे DNA फ्रेगमेंट्स जो है, अब इसमें से हमारा जो चॉइस का DNA फ्रेगमेंट है, उस फ्रेगमेंट को हम एक वेक्टर के साथ लेकर कहां पे डालते हैं, होस्ट सेल के अंदर डालते हैं, और इसका एम्प्लीफिकेशन कराते हैं। लार्ज अमाउंट में एक ही DNA के बहुत सारे स्ट्रैंड, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA स्ट्रैंड, DNA सेगमेंट, सॉरी सेगमेंट लिखते हैं। यस, तो क्या हुआ, बहुत सारे DNA फ्रेगमेंट लिख देते हैं, बहुत सारे DNA फ्रेगमेंट का एम्प्लीफिकेशन किया। वेक्टर के लिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, बैक और यैक। ओके, फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछी जाती है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये वाले जो वेक्टर ही आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए गए थे, ताकि ये लार्ज नंबर ऑफ DNA को कैरी कर सके, ठीक है। जो प्लाज्मिन हम जनरली वेक्टर पढ़ते हैं, वो बहुत छोटा सा साइज ऑफ DNA को ही कैरी कर पाता है, ये बहुत बिग बिग साइज के DNA को कैरी कर सकते हैं, तो वो इसलिए हमने इनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया। एम्प्लीफिकेशन कर दिया DNA के फ्रेगमेंट का। अब इन DNA फ्रेगमेंट का क्या किया, सीक्वेंसिंग किया, मतलब हर छोटे फ्रेगमेंट को पहले एम्पलीफाई किया, हर फ्रेगमेंट को, और फिर उन मतलब हर फ्रेगमेंट की बहुत सारी कॉपी बनाई, और फिर उन पे हमने सीक्वेंसिंग मेथड अप्लाई किया।
आपका क्वेश्चन आएगा मैम क्यों बना रहे हैं एक ही डीएनए जो फ्रेगमेंट, उस पर सिंथेसाइज, उस पर सीक्वेंस पता कर लो ना। नहीं बेटा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमेशा करेक्ट ही जाए ये जरूरी नहीं है, तो हर सीक्वेंस पे ट्रायल एरर करके उस सीक्वेंस, उस फ्रेगमेंट की सीक्वेंस पता करते हैं। तो हर डीएनए की सेगमेंट की बहुत सारी कॉपीज जनरेट करनी पड़ती है ताकि हम उसकी सीक्वेंस पता कर सके। और जब हम इसका सीक्वेंसिंग करते हैं फिर उसके बाद ओवरलैपिंग एक मेथड होता है, उसके बेसिस पे इन सारी स्ट्रैंड को, इन सारे फ्रेगमेंट्स को कनेक्ट करते हैं कि मान लो ये 1 नंबर का स्ट्रैंड होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए, 3। अब बट पता कैसे चलेगा कि 1 के बाद 2 हम कैसे चूज करें? तो वो ओवरलैपिंग मेथड के थ्रू कि भाई इसके बाद यही सीक्वेंस आनी है, वो ओवरलैपिंग मेथड के थ्रू हम उन सबको कनेक्ट करते हैं, पूरा डीएनए का हमें सीक्वेंस पता चल जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें मैं बता रही हूँ, ध्यान रखना। सीक्वेंसिंग मेथड किसने दिया था? सेंगर का सीक्वेंसिंग है, फ्रेडरिक सेंगर जो थे, ही वाज क्रेडिटेड फॉर सीक्वेंसिंग द होल डीएनए सीक्वेंस। एक और चीज यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, क्रोमोसोम 1 जो था वो सबसे लास्ट में, क्रोमोसोम 1 जो है सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, जो मई 2006 में इसको सीक्वेंस किया गया था। और क्रोमोसोम Y जो है सबसे छोटा क्रोमोसोम है। ठीक है, वो बोल रहे अनदर चैलेंजिंग टास्क वाज असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन द जीनोम। दिस वाज जनरेटिंग यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट। वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस शैल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट सेक्शन ऑफ डीएनए। इसको हम नेक्स्ट सेक्शन के लिए ही रखते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को भी अभी स्टॉप करते हैं। ओके, इतना समझ में आया? ओवरऑल क्या कर रहे हैं? डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना रहे हैं, उनके सीक्वेंस, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की सीक्वेंस पता कर रहे हैं और वापस से इनको वापस से जोड़ के और फिर पूरा एक सीक्वेंस हम बता देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भैया हमने पूरा जो प्रोजेक्ट किया उसके फीचर्स क्या क्या निकल गया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता चली, यहाँ पे बात करते हैं। तो उसमें पता चला कि ह्यूमन जो जीन है, जीनोम में उसमें 31645.7 मिलियन बेस पेयर है। ठीक है, और इसमें इसकी फॉर्म में हम ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, ओके। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस। एक जीन 3000 बेसिस का बना है, बट साइज वेरी ग्रेटली, विद लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रोफिन जो 2.4 मिलियन बेसिस का बना है। माय गॉड। ठीक है, ध्यान रखना, जहां बॉक्सेस बना रही हूं ना वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ 80 to 1,40,000. ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल ह्यूमन। ये अभी बाद में बात करते हैं कि इतना ह्यूमन में सेम होता है ना। The functions are unknown for over 50% of discovered gene. अभी तक उनके फंक्शन नहीं पता है। Less than 2% of the genome code for protein. इतना ही मतलब सिर्फ इतना सा जीनोम ही प्रोटीन कोड करता है। Repeated sequence make up large portion of human genome. ठीक है, ये इसको बात करते हैं अभी। Okay, so repetitive sequence are stretch of DNA sequence that are repeated many times. समझे? रिपीटेड सीक्वेंस क्या है? एक स्मॉल डीएनए की सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट हो रही है, समटाइम 100 to 1000 टाइम, एंड दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन। कुछ कोड नहीं कर रही है, बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक एंड एवोल्यूशन। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं मिनी सैटेलाइट। ओके, एक और चीज, रिपीटेड सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, सैटेलाइट बोलते हैं, इनको हमने सैटेलाइट नाम दे दिया है। यस, इसको हम बोलते हैं मिनी सैटेलाइट और इसको हम बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। मिनी जो होता है लिखते हैं, मिनी जो होता है 10 to 60 बेस पेयर का बना होता है और 1 to 6 बेस पेयर का माइक्रो होता है। मिनी को हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। ठीक है, ध्यान रखना एक चीज, एक मिनट, यस, हाँ। सो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। ओके, और इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टेंडन रिपीट्स। ओके, शॉर्ट टेंडन रिपीट्स, राइट, शॉर्ट टेंडन रिपीट्स, राइट। तो बेसिकली हम VNTR को आगे यूज करते हैं कहां पर? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये यूज किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, अभी शांति से बैठे रहो, पढ़ते रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके,
खत्म करेंगे इस चैप्टर को, कहीं नहीं जाना है। यस, मैं तो कब से बैठी हुई हूँ एक ही जगह। सो यस, खत्म करेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट क्रोमोसोम 1 जो है उसके पास 2968 जीन है, राइट, एंड क्रोमोसोम Y जो है सबसे फ्यूएस्ट है जिसके पास 231 जीन है। याद रखना नंबर। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस, SNP जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको स्निप्स नाम से भी बोलते हैं, ह्यूमन के अंदर होते हैं। दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस टू रिवोल्यूशनराइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। एग्जैक्टली क्या है, मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर कि कोई एक सीक्वेंस है CCAG U T, नॉट यू नहीं आएगा, TCAG ATCG, सपोज ये कोई सीक्वेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा, CCAG ATCG, अगेन CCAG ATCG अगेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, CAG। क्या हुआ कि पूरा स्ट्रेच ऑफ डीएनए सेम है, सिर्फ एक सिंगल लोकेशन पर ये डीएनए एक बेस पेयर में डिफरेंट है। इसको हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जो 1.4 मिलियन लोकेशन पे कुछ इस तरह की डीएनए सीक्वेंस देखने को मिली है। इसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंट मॉर्फोलॉजी दिखा रहा है, अलग अलग दिखा रहा है, सिर्फ एक ही बेस पेयर पे सीक्वेंस डिफरेंट है। समझ आई ये चीज, ठीक है। अब भाई एप्लीकेशन क्या है, क्या यूजेस होंगे इस पूरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। ऑब्वियसली बहुत सारी डिजीजेस को स्टडी करने में, उनके सोल्यूशन फाइंड आउट करने में, उनके ट्रीटमेंट देखने में, उनका मेडिकेशन सही से अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ न्यू चीज सिंथेसाइज करने में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, सो मेनी एप्लीकेशंस आर देयर जो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो प्लीज ये वाला आप रीड करना, ठीक है। आगे बात करते हैं, सीधे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे बात कर लेते हैं। हमने क्या बोला कि ह्यूमन डीएनए जो है 99.9% जो है सेम होते हैं सबका डीएनए, ओनली 0.1% जो है वो डिफरेंट होता है। यानी कि 0.1% अगर मैं निकालूं, 99.9% कितना है, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर का बना हुआ है, इतने बेस पेयर का बना हुआ है। 0.1 इसका परसेंटेज अगर हम निकाले तो 3 इंटू 10⁶ बेस पेयर हो गए। यानी कि इतनी बेस पेयर जो सीक्वेंस है वो हर इंडिविजुअल में डिफरेंट है। बट ये सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस है, दीज आर रिपीटेटिव सीक्वेंस। कैसी है, दीज आर रिपीटेटिव सीक्वेंस, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट सीक्वेंस। और सैटेलाइट सीक्वेंस में भी पर्टिकुलरली हम किसकी बात कर रहे हैं, VNTR सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। VNTR सीक्वेंस यानी कि क्या होता है, एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए है, लाइक जिसमें ATGC, राइट, इसका कंटेंट कितना है ना, या लेंथ कितना है इस सीक्वेंस का। और ये वाली जो सीक्वेंस है ना, इट रिपीटेड मैनी टाइम्स, बहुत बार रिपीट होती है। बट किसी इंडिविजुअल में, मान लो एक इंडिविजुअल 1 है, इसमें ये सीक्वेंस का रिपीटेशन कितना हो रहा है, मान के चलते 40 टाइम रिपीट हो रही है, 40 रिपीट हो रही है। ये ही एक सीक्वेंस, मान लो 10 बेस पेयर की एक सीक्वेंस, वैसे 10 बेस पेयर नहीं, बहुत बड़ी बड़ी सीक्वेंस होती है, वो एक पूरी 40 टाइम्स रिपीट हो रही है। दूसरा एक इंडिविजुअल है, इसमें मान लो 10 टाइम रिपीट हो रही है। तीसरे इंडिविजुअल में मान लो ये 100 टाइम रिपीट हो रही है। तो क्या हुआ, इन्हीं रिपीट्स के बेस पे इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट है। एंड दूसरी चीज और कि इन सब की जो दे डू नॉट कोड, एक्चुअली पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेशन पे कुछ खास रोल इसका प्ले नहीं होता है, बट इनके बेसिस पे ही वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस की रिपीट्स कितनी है, कितनी बार रिपीट होता है, उस पर हम डिसाइड करते हैं इंडिविजुअल के डिफरेंसेस, कि हम एक दूसरे से कितना डिफरेंट है। समझ आ रहा है कुछ बेस, अभी थोड़ा रुको और पेशेंस रखो, आगे और समझ आएगा। इसको किसने दिया था, एलेक जेफरी ने दिया था, ये याद रखना। उन्होंने, साइंटिस्ट ने ये पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में समझाया था। अब एक पैराग्राफ मैं रीड करना चाहूंगी, उसे समझ लो। एज okay, polymorphism of DNA sequence is the base of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting. It is essential that we understand that what DNA polymorphism means in simple terms.
होता क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म यानी वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल अराइज ड्यू टू म्यूटेशन, ये याद रखना, ठीक है। Recall different kind of mutation and their effect that you have already studied in chapter 4 and the preceding section in this chapter. New mutation may arise in an individual either in somatic cell, somatic cell जानते हो ना, जो हमारे पूरी बॉडी की सारी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है, एंड जर्म सेल में भी हो सकता है। जर्म सेल क्या है? सेल दैट जनरेट गैमीट इन सेक्सुअल reproducing organisms. If a germ cell mutation does not seriously impair individual's ability to have offspring, who can transmit the mutation? क्या बोल रहा है? If a germ cell mutation does not seriously impair individual ability to have offspring, who can transmit the mutation? It can spread to the other member of population through sexual reproduction. ठीक है, कि मतलब ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी रिप्रोडक्शन वो कर पा रहे हैं और आगे ये फिर ट्रांसफर हो जाएगा। अलील मालूम ही है आपको, sequence variation has traditionally been described as the DNA polymorphism. If more than one variant or allele at loci occurs in human population with a frequency greater than 0.1, in simple terms, if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, मान के लिए चलते हैं 100 लोग हैं, इनमें कुछ चेंजेस हुआ, म्यूटेशन हुआ, बट उस म्यूटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हुआ, मोर देन 0.01 से ज्यादा लोगों में ये फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है, तो इट इज रेफर टू ए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, बट इससे इंपैक्ट कुछ नहीं हो रहा है, अभी भी उसकी एबिलिटी है रिप्रोडक्शन की। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस वुड बी हायर। अब ये ऊपर का जो सब कुछ था ये तो कोडिंग वाला पार्ट था, रिप्रोडक्टिव में हो रहा है। अब मान लो ऐसा कोई जो नॉन कोडिंग है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं VNTR सीक्वेंस की, सैटेलाइट की, तो वहां पे अगर हैज एज म्यूटेशन, क्योंकि इन सीक्वेंस में मे नॉट हैव एनी इमीडिएट इम्पैक्ट इन एन इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, तो इनमें अगर चेंजेस भी हो रहा है, क्योंकि ये कुछ कोड ही नहीं करे, तो ये म्यूटेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ये म्यूटेशन एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जा रहा है। देखो इसको ऐसे समझो, किसी इंडिविजुअल में कोई म्यूटेशन हुआ बट उससे उस इंडिविजुअल को कुछ इंपैक्ट हो रहा है, तो उस म्यूटेशन के नेक्स्ट जनरेशन में पास होने के चांसेस कम होंगे। बट अगर उस म्यूटेशन से उसको मतलब कोई नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है तभी, है ना, पॉजिटिव हो रहा है डेफिनेटली वो पास होगा, नेचर उसको सेलेक्ट करेगी आगे, तो नेक्स्ट चैप्टर ही इवोल्यूशन उससे रिलेटेड है। बट अगर कोई म्यूटेशन जो इसके नॉन कोडिंग पार्ट में हो रहा है, साइलेंट हो जा रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कुछ म्यूटेशन हुआ है, वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो बोल रहा है कि ज्यादा। सो दीज म्यूटेशन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग जनरेशन ऑफ जनरेशन एंड फॉर्म वन ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी और पॉलीमॉर्फिज्म। तो उस वाली म्यूटेशन में मान लो उसके पर्टिकुलर एक किसी सीक्वेंस पे न्यूक्लियोटाइड बेसिस अलग होते जा रहे हैं, या ATCG हो गया, तो ये क्या कर रहा है? दिस क्रिएट पॉलीमॉर्फिज्म। There is a variety of different type of polymorphism ranging from single nucleotide change to very large scale change. For evolution and speciation, speciation मतलब species का formation. Such polymorphism play very important role and you will study these in detail at higher classes. ठीक है, ओके, चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि VNTR सीक्वेंस को। तो मान लो एक VNTR सीक्वेंस है, ठीक है, ये सीक्वेंस जो है इसको समझो अच्छे से, ये सीक्वेंस जो है मान के चलते हैं इस किसी ऑर्गेनिज्म के किसी एक क्रोमोसोम में ये सीक्वेंस लेट्स से 100 टाइम्स रिपीट हो रही है, ये 100 टाइम्स रिपीट हो रही है यही सीक्वेंस, ओके। जब ये पूरी सीक्वेंस रिपीट हो जा रही है, उसके बाद ये सीक्वेंस फ्लैंक करती है, क्या कर रही है? फ्लैंक बाय RE एंजाइम। इस सीक्वेंस के बाद में लास्ट में RE साइट होगी, RE एंजाइम की साइट होती ही है। तो ध्यान रखना, ईच सैटेलाइट सीक्वेंस इज फ्लैंक ऑन बोथ साइड बाय रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है, ओके, राइट। तो अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा और यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, समझ आया? तो RE आएगा और यहाँ पे कट कर देगा, तो पूरा VNTR सीक्वेंस हमें मिल जाएगा, पूरा VNTR सीक्वेंस। इतना बस अभी समझो। चलिए अब इसके स्टेप्स को ले लेते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें जिस भी DNA का DNA फिंगरप्रिंटिंग बनाना है, उस DNA को आइसोलेट किया, उस DNA को हमने RE से ट्रीट कराया,
बेसिकली अब यहाँ पे आर से ट्रीट कराने का मतलब क्या है कि मैं इसकी VNTR जो सीक्वेंस है उसको अलग करना चाह रही हूँ। तो VNTR सीक्वेंस उसको अलग किया, देन सेपरेशन ऑफ दिस DNA फ्रेगमेंट बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पर्टिकुलर मुझे कोई भी DNA फ्रेगमेंट जो चाहिए उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हमने सेपरेट किया, एंड देन ट्रांसफरिंग ट्रांसफरिंग दी ये जो सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट है ना उसको हम किसी एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन, जो कि क्या है यहाँ पे नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन की मेम्ब्रेन जो है उस पे हमने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर किया। ठीक है, जिस अब ध्यान रखना जब DNA को ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। जब RNA को ट्रांसफर करते हैं तो हम इसको नॉर्दर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं, और जब हम प्रोटीन को ट्रांसफर करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अब जहां जहां मेरा VNTR सीक्वेंस है उसके अगेंस्ट मैंने VNTR प्रोब लेकर आई। प्रोब क्या होता है, एक अपने साथ झंडा लेके चल रहा है, इसको ऐसे समझो। प्रोब क्या कर रहा है, अपने साथ एक फ्लैग लेके चल रहा है, और जहां उसे अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिला वहां जाके चिपक गया, वहां जाके बाइंड हो गया, और फ्लैग ऐसे लेके चल रहा है, तो मुझे वो पोजीशन पता चल जाएगी कि ये प्रोब किस पे जाके बाइंड हुआ है, वो पोजीशन मुझे पता चल जाएगी। तो उस तरह से मैं VNTR सीक्वेंसेस को की लोकेशंस को पता कर सकती हूँ, उनके बैंडिंग पैटर्न्स को मैं पता कर सकती हूँ। तो VNTR प्रोब जो है वो लेबल्ड होते हैं, किससे लेबल्ड होते हैं, यहाँ पे रेडियो लेबल्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो यूवी रेज के नीचे हम देखेंगे तो वो रेडिएशन शो करते हैं, इल्यूमिनेट होते हैं। एंड डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिड DNA फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी, अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बिलो। ठीक है, चलिए अब पूरा देखते हैं कि समझते हैं कि कैसे करते हैं। देखो, मान लो एक साइट है जहां पे कोई क्राइम हुआ है, और हमें उस साइट पे जो क्राइम हुआ है वी वांट कि हमें पता करना है ये किसने किया है। अब मान लो मुझे किसी पे डाउट है, तो दो जो इंडिविजुअल है यहाँ पे, एक इंडिविजुअल A है, एक इंडिविजुअल B है, दोनों के हमने DNA को लिया। ठीक है, अब ध्यान रखिए उस जब DNA को लेंगे तो उसमें हम पर्टिकुलर कोई भी क्रोमोसोम से रैंडमली हम वी कैन चूज। तो यहाँ पे देखो 3 क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 16, बट ये मेक श्योर करना है कि A और B दोनों का वो सेम क्रोमोसोम हम ले। ठीक है, अब एक और चीज आपको बता दूं, हर क्रोमोसोम में क्या होते हैं, क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में होते हैं, जिसमें से एक फादर से आता है, एक मदर से आता है। मदर और फादर भी तो इंडिविजुअल है, ये भी तो एक दूसरे से डिफरेंट है, इनके VNTR सीक्वेंस के रिपीट्स भी अलग अलग होंगे। तो क्रोमोसोम 7 पर पैटर्नल में यहाँ पे 3 रिपीट्स है, और मदर मैटरनल में कितनी रिपीट्स है, 4 रिपीट्स है। ऐसे क्रोमोसोम B के जो फादर की रिपीट्स है वो कितनी है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रिपीट्स है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 रिपीट्स है। ठीक है, क्रोमोसोम 2 की यहाँ पे कितने रिपीट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिपीट्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 रिपीट्स है। ठीक है, मदर फादर दोनों के अलग अलग होगी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, सेम हो गया ये तो। ठीक है, फिर क्रोमोसोम 16 में कितनी है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 2, ये रिपीट्स है। ये रिपीट्स कैसे होगी, क्योंकि हर रिपीट्स के बाद में इट विल बी फ्लैंक बाय द RE साइट। जब हम रेस्ट्रिक्शन से इसको ट्रीट कराएंगे तो इतना सेगमेंट मुझे मिल जाएगा। फिर इन सब सेगमेंट को हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, और उसमें हमें अलग अलग बैंडिंग के थ्रू हम इन सब फ्रेगमेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, ठीक है, जब हम इनको इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो हमें ये तो चीज पता ही है इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि जो सबसे बड़ा सेगमेंट होगा, मतलब वो मोटा है तो वो धीरे चल पाएगा, वो बहुत पीछे रह जाएगा, और जो सबसे छोटा सेगमेंट है वो जो जेल के पोर्स है उसमें से फास्ट ट्रेवल करके सबसे आगे पहुंचेगा। ध्यान रहेगा ये चीज। ओके, तो मान लो मैंने इस इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया एक जेल, जिसमें मैंने A का भी सैंपल लोड किया और B का सैंपल भी लोड किया। 1 2 3 4 मैंने अपने हेल्प के लिए ऐसे नंबरिंग दे दी है। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ A के पैटर्न में 3 है, A के पैटर्न में 3 है, रेड कलर से दिखाया है। तो A में देखो यहाँ पर 3 नंबर पे मेरे को एक बैंड मिल गया, और मदर में 2 है तो 2 नंबर पे एक बैंड मिल गया। ठीक है, फिर 8 नंबर पे एक बैंड मिला और एक 7 नंबर का बैंड मिला। ये थोड़ा नीचे कर दिया है,
ठीक है, मैंने शायद काउंटिंग गड़बड़ करी होगी। ओके, फिर एक 5 नंबर का बैंड मिल गया यहाँ पर और एक 10 नंबर का बैंड मिल गया यहाँ पर। आई बात समझ में? अब बी में देख लेते हैं, तो यहाँ पे 11 नंबर में यहाँ एक बैंड आ गया और एक 9 नंबर में आ गया। फिर 8, ये कुछ अलग ही दे दिया इन्होंने, एक्चुअली इन्होंने काउंट नहीं किया है, शायद 6 नंबर पे दे दिया, चलो कोई बात नहीं। एक 5 नंबर पे आ गया और एक 2 नंबर पे आया। मतलब एज पर देयर साइज, ध्यान रखना इस चीज को, जो सबसे स्मॉल होगा ये स्मॉल साइज है तो ये सबसे आगे मिलेगा, जो सबसे लार्ज होगा वो सबसे पीछे मिलेगा। इस तरह से इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू इन सब फ्रेगमेंट्स को हमने सेपरेट कर लिया एज पर देयर साइज। फिर इस पूरे को हमने एक नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन पे शिफ्ट कर दिया। अब ये हमें जो VNTR सीक्वेंस हम कह रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी ह्यूमन जीनोम का पूरा प्रोजेक्ट कर चुके हैं, हमें पूरा सीक्वेंस पता है, तो हमें ये VNTR सीक्वेंस भी पता है। हम इस VNTR सीक्वेंस का एक कॉम्प्लीमेंट्री, हम क्या कर रहे हैं, इस VNTR सीक्वेंस का एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बनाते हैं, जो क्या कर रहा है, एक झंडा लेके चल रहा है। झंडा नहीं, मतलब यहाँ पे मैं जनरल झंडा बोलती हूँ, मतलब क्या, एक रेडियो लेबल्ड है। ओके, ये प्रोब जो है उसका सीक्वेंस VNTR सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री है। जहां जहां उसे अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा वहां वहां ऐसे वो बाइंड कर जाएगा और वहां वहां इल्यूमिनेट करेगा। जब हम इसे यूवी रेज के नीचे देखेंगे तो वहां वहां मुझे बेंडिंग पैटर्न नजर आएंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, अब पता कैसे करेंगे। अब मान लो कि जो क्राइम साइट है वहां पे मुझे कोई एक DNA सैंपल मिला, मतलब कि हेयर मिल गया या ब्लड स्पॉट मिल गया, जहां से हमने DNA को आइसोलेट किया। वहां पे भी सेम हम वही करेंगे, क्रोमोसोम 7 को लेंगे, क्रोमोसोम 2 लेंगे, 16 लेंगे, इसके जो भी बैंडिंग पैटर्न आए उनको वापस वही DNA फ्रेगमेंट्स बनाए, उसे रन कराया, और जब इसके बैंडिंग पैटर्न को हम मैच करेंगे तो ये प्रॉपर किसके साथ मैच कर रहा है, ये बी के साथ मैच कर रहा है, बी के साथ मैच कर रहा है, यानी कि क्रिमिनल कौन है, बी है। क्रिमिनल कौन है, बी है, राइट। समझ आया प्रोब का मतलब क्या है और मैचिंग का मतलब क्या है। अच्छा, हम बोलते हैं यहाँ पे फादर सन रिलेशन जो है उसको भी पता किया जाता है। हम बात कर रहे थे कि फादर और जो सन है उसकी हम बात कर रहे थे कि फादर सन में क्या एग्जैक्ट मैच होगा, नहीं, क्योंकि सन के अंदर जो मटेरियल आ रहा है ना, एक फादर से आ रहा है और एक क्या आ रहा है, मदर से आ रहा है, तो कुछ सीक्वेंस फादर की तो एग्जैक्ट मैच करेगी पर मदर वाला नहीं मैच करेंगे, रिपीट। तो इसलिए इसको इसमें हम बस ये देखते हैं कि जितना मोस्टली वो मैच दिखाता है तो उसके बेसिस पे भी हम सेलेक्ट करते हैं फादर सन का रिलेशन भी इसके थ्रू। ठीक है, पैटर्नल इश्यूज, इसको नाम हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इस पूरी चीज को क्यों बोलते हैं, देखो, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, एज आई टोल्ड यू कि VNTR जो सीक्वेंस है इट इज फ्लैंक बाय RE, तो RE से हमने ट्रीट कराया, उससे हमें फ्रैगमेंट मिला, तो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। उसकी लेंथ जो है उसमें डिफरेंस होते हैं, अलग अलग लेंथ होती है। देखो जैसे हमने देखा था, कोई 3 साइड का है, जो 4 रिपीट्स का, कोई 8 रिपीट्स का, 7, अलग अलग, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। एक चीज जो ध्यान रखना कि मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस है ना उसमें ये एग्जैक्ट आइडेंटिकल होगी, ठीक है ना, और इसको PCR के थ्रू हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ओके, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराना चाहूंगी। यस, इसको हम करवाते हैं, रुको हम सॉल्व करते हैं। यस, तो एक क्वेश्चन है ये वाला, इफ द सीक्वेंस ऑफ 1 स्ट्रैंड ऑफ DNA इज रिटन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये तो आप आराम से बना लेंगे, TACG लाइक दिस, वेरी सिंपल। अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इफ द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिटन, वो बोल रहा है mRNA के सीक्वेंस पता करो। अब मैंने आपको बताया था कि DNA के 2 स्ट्रैंड में से 3' to 5' स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड और 5' to 3' को हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो उसने कोडिंग की सीक्वेंस पता करी, मतलब दे दी है आपको, राइट। अब जब टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो एक्चुअली कोड करता है RNA, राइट, कोडिंग स्ट्रैंड नहीं करता है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना। तो जब टेम्पलेट का कोड होगा तो वो 5' to 3' में कोड होगा, क्या होगा, RNA कोड होगा, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। आप क्या, आप कोडिंग सीक्वेंस पता मतलब दे दिए तो आप क्या करेंगे, कोडिंग से पहले टेम्पलेट के पता करेंगे, फिर टेम्पलेट से RNA के पता करेंगे? नहीं भाई, इतना वर्कलोड नहीं लेना है। बस मैंने आपको बताया था RNA के सीक्वेंस और कोडिंग सीक्वेंस एग्जैक्ट सेम होती है, ओनली जहां जहां T है ना वहां वहां U रख दो, जहां जहां T है वहां वहां U रख दो, दैट्स इट। बस इतना सा चेंज करना है, ये एग्जैक्ट सेम है।
एक और चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन नीट में आया भी हुआ है, वो सीक्वेंस पता करने के लिए कि टेम्पलेट सीक्वेंस कौन सी है या कोडिंग सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस है जो पार्ट लेगी ट्रांसक्रिप्शन में, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वहां पे ना ये 5 प्राइम और 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऐसे सीक्वेंस में बहुत उलझा के रखते हैं। तो हमेशा याद रखना जो टेम्पलेट सीक्वेंस है जो पार्ट ले रही है ट्रांसक्रिप्शन में वो 3 to 5 होगा, वो 3 to 5 होगा, ध्यान रखना है ना, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, इसका प्रैक्टिस सेट मैं ऐप पे शेयर कर दूंगी, उसे सॉल्व करिए, ये नोट्स भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। इफ यू वांट कि मैं प्रैक्टिस सेट अलग से डिस्कस करूँ तो आप मुझे बताइए, मैं शेयर करती हूँ, अलग से डिस्कस करती हूँ, या फिर मैं नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहते हो तो मैं क्वेश्चन साथ साथ ही कुछ क्वेश्चन इसके साथ में ही ले लूंगी, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। डू लेट मी नो, आप मुझे बताइए, और सारी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए पढ़ाई करते रहिए, कीप डूइंग स्टडी, बाय बाय, टेक केयर।